तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट मौर्यन पीरियड को देखने वाले हैं। हमारा रेफरेंस एज इट इज़ तमिलनाडु टेक्स्ट बुक ही है हिस्ट्री की, ठीक है। 11-12 जो तमिलनाडु बोर्ड में चलती है वही है। इसमें बहुत सारा फैक्ट है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट दिया गया है। आसान तरीके से बहुत सारा फैक्चुअल चीज़ें जो है यदि आपको पढ़ना है तो इसमें जो है आप इस वीडियो में बन सकते हैं। मैंने पहले भी दो दफ़ा कोशिश किया कि इसको जो है कंप्लीट किया जाए इस वीडियो को वन शॉट में, ठीक है। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से जो है छोड़ना पड़ा और आज जो है आप देखिए कि आज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो वन शॉट बनाते हैं। ये नहीं कि बीच बीच में कट करके डालें, नहीं। किसी के द्वारा किसी बुलावा आ गया, कल भी क्लास ले रहे थे लाइव क्लास, बीच में ये गलगोटियाज वाले का फ़ोन आ गया, ठीक है। तो इस वजह से जो है क्लासेस जो है डिस्टर्ब होती हैं और एक्चुअली आज जो है हमने अपने सेलफोन को जो है अपने पास ही नहीं रखा है। चलिए हम चैप्टर 6 मौर्यन पीरियड की बात करेंगे। मौर्यन पीरियड से ही जो है हम लोगों को एक करीब बढ़िया से इतिहास समझने का, हम लोगों को एक नए युग का आरंभ हुआ कि तारीख को किस प्रकार से मुकम्मल तौर पर क्रोनोलॉजिकल बेस्ड में, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड जो है यहाँ से हिस्ट्री लिखने की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ बहुत सारे एविडेंस हैं। सबसे पहले इंडिजिनस सोर्सेस है। इंडिजिनस सोर्सेस में हम बात करेंगे आपका जो एक किताब है अर्थशास्त्र, जो कि 15 वॉल्यूम में 3 भाग में 180 चैप्टर में बटा हुआ ये किताब है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र? तो चाणक्य के द्वारा जो है, चाणक्य के द्वारा जो है ये किताबें लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद इंडिजिनस सोर्स में ही हमारे पास जो है गुप्ता पीरियड में विशाख दत्त के द्वारा एक संस्कृत में नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो था, मुद्रा राक्षस में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन जो है सामाजिक आर्थिक दशा वगैरह के बारे में जो है वो लिखा गया था। नाटक, वो एक संस्कृत का नाटक था, ड्रामा था, ठीक है, ड्रामेटिक फॉर्म में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का एविडेंस जो है मिलता है। अब फॉरेन सोर्स में जाएंगे। इंडिजिनस सोर्स में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि बुद्ध के साहित्य हैं, बौद्धिक साहित्य, बौद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह जो है, दीपवामसा, महावामसा जो आपका श्रीलंका का क्रॉनिकल्स है, मतलब इतिहास को जो क्रमबद्ध तरीके में जो लिखा जाता है वो है। चलिए हम लोग बातचीत तो करते रहेंगे। शुरुआत में ही कितना फैक्ट दे दे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो कहानी होती है स्टार्ट, ये आपके सोर्सेस से स्टार्ट होगी और इसके डिक्लाइन तक जाएंगी। मतलब क्या कारण रहा कि मौर्यन पीरियड जो है उसका अंत हो गया, ठीक है। जानते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जब गड़बड़ हो जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में एक मजबूत राजा नहीं होता। जैसे मुगल साम्राज्य का खात्मा हुआ तो उसी तरह हर सल्तनत, हर साम्राज्य का ही खात्मा होता है कि जो एक मजबूत राजा होता है वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसकी सल्तनत जो है उसकी नैया पार लग जाती है, मतलब कि उनका ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ठीक है। लेकिन तारीख में जो लिख दिया गया है स्वर्णिम अक्षरों से, किसी भी अक्षरों से, तो वो तो हमेशा मौजूद रहेगा। और साथ ही साथ यदि चाहे कितना भी वो फ्रेगमेंट हो जाए वो सोर्सेस, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ क्लू मिल ही जाता है। और इतिहास जो है, अब देखिए ना कि जिस समय में लिखने की कोई विषय वस्तु नहीं थी, जब लोग किसी भाषाओं को नहीं समझ रहे थे, उस समय के इतिहास को भी धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे रॉबर्ट ब्रूसफुट हो, एच.डी. संकालिया साहब हो, जो कोई भी हो, चाहे मार्शल हो, राखल दास बनर्जी हो, कनिंघम हो, तो सब तमाम लोगों के द्वारा जो है इतिहास में कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मिलता है। उस समय के इतिहास को समझने का प्रयास किया जाता है। तो एविडेंस मिला तभी तो हम लोग कुछ इतिहास के बारे में समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए
सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लर्निंग का उद्देश्य क्या है। हम जो इस किताब को पढ़ेंगे, इस चैप्टर 6 को जो पढ़ेंगे, इस मौर्यन साम्राज्य को जो पढ़ेंगे, हमारा उद्देश्य क्या है, हम इससे क्या सीखने वाले हैं। कहते हैं ना कि हम ये सामान खरीदने वाले हैं, सपोज डेट कि हम जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर लेने के लिए, तो हमारा क्या उद्देश्य है। तो जाहिर सी बात है, घरों के लिए यदि ले रहे हैं तो भाई खाना जो है रेंसिड हो जा रहा है, फल जो है वो ख़राब हो जा रहे हैं, तो इसके लिए हम रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं। दुकान की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक बेचना है, आइसक्रीम बेचना है, तमाम इत्यादि इत्यादि जो है चीज़ें बेचनी है जो कि ठंडी ही होनी चाहिए, तो ठीक है, तो हिम युक्त चीज़ें बेचनी है, तो इस सभी के लिए रेफ्रिजरेटर लेंगे। तो उसी प्रकार से यदि हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो वो कितना एग्जाम ओरिएंटेड है, यदि आप उसको देख करके चलते हैं तो जाहिर सी बात है कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद है एग्जाम में क्वेश्चंस को लाना, ना कि किसी रामायण महाभारत और गीता को पढ़ करके बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लेना। ठीक है, चलिए, हम लोगों को यहाँ दार्शनिक नहीं बनना है, हम लोगों को यहाँ बहुत बड़े विद्वान नहीं बनना है, हर चीज़ का सेलो नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएंगे। यदि किसी चीज़ में आप विद्वान बन जाते हैं तब तो आप शिक्षक ही बनेंगे भाई साहब। तो देखिए, ये किसी और चैनल वाले का आ जाता है, और देखिए, अरे ये क्या हो रहा है भाई, कुछ कुछ खुल जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, अब जाहिर सी बात है कि वो तो कॉपीराइट मारेंगे नहीं। वो पीआईबी का डिस्कशन था, शायद वो खुला रह गया। पीआईबी का डिस्कशन जो है हम खुद ही वेबसाइट से जो है आप लोगों को देने का काम करना चाह रहे थे, लेकिन हम चेक कर रहे थे कि और कितने सारे लोग हैं जो कि पीआईबी का डिस्कशन करा रहे हैं लगातार। उसी हिसाब से जो है, जो बड़ा बड़ा जायंट है वही आ जाते हैं मार्केट में, तो हम जैसे छोटे यूट्यूबर का कुछ कंटेंट बचता नहीं है। तो वही हम चेक कर रहे थे कि कौन कौन पीआईबी पर देना शुरू करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस साल यूपीएससी में पीआईबी, और इस साल जो है यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी कहा गया कि हम पीआईबी को सोर्सेस मान रहे हैं। अब सब लोग पीआईबी की ओर लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीआईबी मान लिया जाए, यदि इस साल कह दिया गया है तो हर साल उसी से क्वेश्चन है, ये कोई कहने वाली चीज़ें नहीं है कि पीआईबी के ही सारे चीज़ों को देखते रहें, वेबसाइट खोल ले, सुबह से लेकर शाम तक बस उसको पढ़ते रहें। लेकिन पढ़ लेना चाहिए, हर चीज़ को अपने स्तर तक जो है कंप्लीट करके जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है ही अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन क्या पूछ देगा किस साल, कहना मुश्किल है। ठीक है, इनका मकसद नौकरी देना नहीं बल्कि छटनी करना है। चलिए, हम लोग बातचीत करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। हम लोग वैसे भी 7 मिनट जो है आप लोगों का खा चुके हैं, और कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि 7 मिनट से देखो। अरे भाई, मैंने पहले फैक्ट्स वगैरह बताया ना कि किसने क्या लिखा नहीं लिखा। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस की भी मैं बात यहीं पर कर देता हूँ कि आपने सुना होगा मेगास्थनीज के बारे में, जो कि सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर उसका कहीं ना कहीं प्रभुत्व था, संप्रभुत्व था। तो वो जब हार जाता है तो वो अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजता है। चलिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें पढ़ेंगे सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ मौर्यास। मौर्य के साम्राज्य, मौर्य के काल को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन सी सोर्सेस हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज अचीवमेंट। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो एक बेसिकली अचीवमेंट किया गया था, तो वो 25 साल की आयु में जो है चाणक्य की हेल्प से जो है नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद, वही त्रिगधा वाले को जो है उनके सत्ता से जो है उखाड़ फेंके थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट में क्या हुआ और भाई, तो नॉर्थ वेस्ट तरफ ये लोग मार्च किए। गंगेटिक वैली को सिक्योर करने के बाद, जब पावर में आए, कंसोलिडेट करने के बाद जो है चंद्रगुप्त महोदय के द्वारा उत्तर पश्चिम की ओर वो गए और सिंधु घाटी से लगे हुए क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने का कार्य किया। ठीक है, अब फिर वहाँ से ये जो है दक्षिण की तरफ जाते हैं, और बेसिकली ये दक्षिण जाते नहीं है, इनका बेटा जो है डीप साउथ में जाएगा। वो साउथ के भी कुछ लिटरेचर है, संगम लिटरेचर, उसमें जानकारी दी गई है कि जो ये बिंदुसार महोदय थे, जो इनके पुत्र थे, जो कि 298 BC से जो है लगातार सत्ता में बने रहे, तो ये डीप साउथ जाते हैं, मैसूर को भी मतलब जीत लेते हैं। ठीक है, कॉन्कर्ट कर लेते हैं। चंद्रगुप्त महोदय जो है
साउथ की तरफ जाते हैं लेकिन मिडिल में ही रुक जाते हैं और मिडिल में रुक करके वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा तक अपना परचम फहराते हैं। ठीक है, जलवा अफरूज हो गए थे, जलवा अफरूज होने के बाद नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के बाद ये जो मिडिल में जाते हैं सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, अब चलेंगे अशोकाज हिज अचीवमेंट एंड स्प्रेड ऑफ अशोका धम्मा। तो फिरोज शाह कोटला में जो है एक फिरोज शाह द्वारा जो है टोपरा मेरठ के पास से एक शिलालेख जो है, अब देखिए पेन ही काम करना बंद कर दिया, क्या करें भाई, पेन लगता है अब बैटरी चेंज ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी करेंगे नहीं, अभी चलेगा। ठीक है, चलिए चल गया। और एक्चुअली मेरे पेन में जो है ना क्वार्ट ए वाला बैटरी लगता है, जो कि बाज़ार में मिलता नहीं है, हमने ऑनलाइन मंगाया था। अब एक है तो सोच रहे हैं कि उसको यदि लगा देंगे कहीं ख़त्म ना हो जाए वो भी। ठीक है, द सैलिएंट फीचर ऑफ द, हम क्या बात कर रहे थे कि उनका जो है एक पिलर जो है इसके द्वारा फिरोज शाह के द्वारा लाया गया, फिरोज शाह कोटला में ये लगवाया गया और इसमें 3 राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है। पहला तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसको पढ़ा गया कि इसमें अशोक का जिक्र है, अशोक का ये लेख है। ठीक है, पिलर एडिक्ट है। इसमें फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ लिखवाया और एक आपके ये अफीमची थे जहांगीर, जिसको कि सलीम भी कहते हैं, सब छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, और वो कौन कली थी पता नहीं, कौन चीज़ का गली थी, गुलाब की कली या थड़ कमल की कली, पता नहीं किस चीज़ की कली थी, जो कि डिस्को चली गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो भी कुछ अपना उसमें लिखवाता है। ठीक है, तो 3 लोगों का वर्णन जो है उसमें मिलता है। फिरोज शाह कोटला जो है आपका वही दिल्ली वगैरह में वही जो है। अब चलेंगे हम और धम्म की नीति से, ये चंड अशोक से धम्म अशोक जो बने थे, आपको पता ही होगा कि कलिंग का युद्ध हुआ और काफ़ी लोगों की मौत हुई, लेकिन एग्जैक्ट कारण जो है वो नहीं मिलता है कि क्यों युद्ध हुआ था, क्या कारण रहा। लेकिन कलिंग युद्ध के बारे में जो है इसके 13वें मेजर एडिक्ट में जो है वर्णन किया गया है और 7वें में जो है ये वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अशोक के द्वारा, वो पिलर एडिक्ट में है, और वो जो 13वें है वो रॉक एडिक्ट है। ठीक है, तो 7वें वाले में किस प्रकार से अशोक ने प्रयास किया धम्म को स्थापित करने का, ठीक है, अपने आइडियाज़ को पहुंचाने का। अब देखिए सोर्सेस में ही हम लोगों को 12 मिनट लग रहा है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, सैलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्य प्रशासन की विशेषता हम लोग देखेंगे, सैलिएंट फीचर देखेंगे। ठीक है, काउज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट जो है बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, तो एक एक पैराग्राफ को जल्दी से सरलीकरण करते हुए अपना इस 6ठे चैप्टर जो कि कंप्लीट जो है 1 शॉट रहने वाला है आपका मौर्यन एम्पायर, वो कंप्लीट करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर ओपन अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर का जो नींव है, कहीं ना कहीं भारत के एक नई एरा, एक नए युग का आरंभ यहीं से शुरू होता है। एक नए एरा का जो धागा है यहीं से खोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल यूनिटी वॉज अचीव्ड इन इंडिया। पहली मर्तबा जो है राजनीतिक एकता जो है, राजनीतिक एकजुटता जो है वो भारत की भूमि पर देखने को मिला। राजनीतिक रूप से एक छत्र में यदि कहा जाए कि रूल जो है, एक रूलर के अधीन जो है भारत आया। The history writing has also become clear from this period due to accuracy in chronology and the sources। आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इतिहास की 2 आँखें हैं, एक तो इसका कालखंड और दूसरा भूगोल, अर्थात ज्योग्राफी एंड द क्रोनोलॉजी इज द 2 आई ऑफ हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी इज द लाइफ लाइन ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ से कालखंड में एक्यूरेसी आई, यहाँ से लोगों को एग्जैक्ट पता चला कि कब क्या हुआ था। बिसाइड्स प्लेनिटी ऑफ इंडिजिनस एंड फॉरेन लिटरेचर सोर्सेज, अ नंबर ऑफ एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स आर ऑल्सो अवेलेबल टू राइट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो इंडिजिनस और फॉरेन साहित्यिक स्रोत के बावजूद, साहित्यिक स्रोत होने के अलावा
भी हम लोगों के पास एपिग्राफिकल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिससे कि इतिहास लिखने में बड़ा ही आसानी हुआ। ठीक है, चलेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेज, सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब मैं इनको ग्रैंडफादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों न कहूँ, जब आप एडम स्मिथ को जो है फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, उसमें आपको कोई गुरेज नहीं है, तो हमें चाणक्य महोदय को इकोनॉमिक्स के दादाजी कहने में कौन सी शर्म आएगी, बताइए। क्योंकि इन्होंने भी तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल मतलब नीति शास्त्र वगैरह के बारे में तो लिखा ही इनके द्वारा। ठीक है, राजा को क्या करना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में भी लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र जो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक, राज व्यवस्था के बारे में भी जिक्र है। ठीक है, तो ये सारी जब जानकारी मिल रही है और इनको कहा जा रहा है कि इंडियन मैकियावेली। अब देखिए मैकियावेली कितना बाद आया और इनको इंडियन मैकियावेली, ये उसी तरह है जिस प्रकार से कि समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन कब आया, वाटरलू की लड़ाई 1801 कोड आपको पता होगा, 1899 रीजन ऑफ टेरर जो है वो ख़त्म हुआ और नेपोलियन का फ्रांस में रूल आया और ये भैया 1815 में हार गया। और इसका वर्णन किससे होता है, तो हम इसका वर्णन हो चलिए ठीक है कि इसको बोल दिया जाता है फ्रांस के लोगों के द्वारा, चलिए भाई समुद्रगुप्त ऑफ फ्रांस है। कह क्या रहे हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया। चलिए कोई नहीं, जिसको जो कहने का मन है कहे, भारत में तो जमहूरियत है ही, हर चीज़ में जमहूरियत ही खोजी जाती है। खैर चलिए, हम लोगों को इस लड़ाई में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो इनको इंडियन मैकियावेली किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, हु इज़ नॉन एज द इंडियन मैकियावेली, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे जो है चाणक्य महोदय या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य यदि हो, सबका नाम सब एक ही है। ठीक है, तो आपको डाल देना है, ये नहीं कि वहाँ से बस ये मैकियावेली कौन थे, किसको भारतीय मैकियावेली के रूप में जाना जाता है, हाथ फाड़ कर चले आए, ये नहीं करना है। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर शर्मा शास्त्री 1904। और 1904 में अंग्रेजों के कौन सर्वा भारत में थे, इसके बारे में आपको बताना है। कर्जन थे कि सर्जन थे कि मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड थे या कौन थे, उसमें भारत के राजनीतिक परिदृश्य क्या थे, उसको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। जिससे क्या होगा कि कमेंट भी थोड़ा सा आ जाएगा, लोग समझेंगे कि ये चैनल लोग देख रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि किसी गरीब का चैनल है। चलिए अभी 4 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, आप लोगों को सपोर्ट भी करना है। ठीक है, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आर शर्मा शास्त्री, कब, तो 1904 में। द अर्थशास्त्र कंटेन 15 बुक। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य महोदय का, इसमें 15 बुक कंटेन है, 180 चैप्टर इसमें हैं और 3 भागों में विभाजित है। पहले भागों में मंत्री परिषद, राजा और उनके मंत्री परिषद, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में अर्थात कि गवर्नेंस, राज व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। उनके सेकंड वाले में जो है, सेकंड भाग में मैंने बताया आपको 15 किताबें हैं, 15 वॉल्यूम, 15 बुक, 180 चैप्टर और 3 पार्ट, 3 भाग। तो 3 भाग यानी 3 वॉल्यूम, 15 किताबें और 180 चैप्टर। ठीक है, अध्याय। तो सेकेंड पार्ट में इनके द्वारा कहा गया है सिविल और क्रिमिनल लॉ। सिविल और क्रिमिनल लॉ मतलब क्या अंतर है भैया, ये आपकी ज़मीनें हैं, ये आपकी ज़मीन, ये तो सोयल का हम बना दिए। ठीक है, सोयल ये बना दिए, नहीं ज़मीन बनाते हैं, खेत बनाते हैं। ये आपका खेत है, हम आसान एग्जाम्पल देने में विश्वास रखते हैं, हम उतना घुमाते नहीं हैं, कान पकड़ते हैं लेकिन सीधे सीधे कान पकड़ते हैं, यानी कि घुमा के कान पकड़ते हैं। ठीक है, यह खेत है आपका। खेत पे मान लीजिए कि आपका पट्टेदार जो है लड़ाई कर रहा है, वर्षों से संघर्ष चल रहा है, तो वो हो गया सिविल। अब आप अपने पट्टीदार का मर्डर कर दिए तो यहाँ पे हो गया क्रिमिनल लॉ शुरू। ठीक है, तो उसी प्रकार से टैक्सेशन सब जो आती हैं वो सब सिविल लॉ हो गया। और जो मर्डर के, हत्या और भी बहुत सारी चीज़ जो होती हैं, ये सब बोलना नहीं चाहिए रात के समय में अपराध के बारे में। ठीक है, नहीं तो अपराधी जो है रात में घुस जाएंगे दिमाग में और फिर वो सपना में अपराधी लोग ही आएंगे। ठीक है, और तीसरे भाग में जो है
डिप्लोमेसी एंड वॉर के बारे में। मतलब आपको तो पता ही होगा कि सप्तांग सिद्धांत ही जो है, 7 प्रिंसिपल जो है राज्य को चलाने के लिए इनके द्वारा दिया गया है कि एक राजा के पास क्या होना चाहिए। दंड होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, यानी आर्मी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए। जब ज़मीनें ही नहीं होंगी तो वो राजा किस काम का। फोर्ट होनी चाहिए, मित्र होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। तो वॉर एंड डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो है तीसरे भाग में जो है दिया गया है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मौर्य। और ये जो अर्थशास्त्र है यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्रोत है मौर्य को सीखने में, मौर्य को समझने में, मौर्य को पढ़ने में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो आपको बताना है संस्कृत में। किस में बताना है? संस्कृत में। विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस भी संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो बड़ा आसान, विशाखदत्त। अर्थशास्त्र तो वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि इतने भी वो बेवकूफ़ नहीं हैं जितने आप समझ रहे हैं। ऑल्दो रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, अब गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत समय बाद जो है वो लिखा गया। ये तो किस लिए लिखा होगा? तो पुराने समय को याद करने के लिए। ये भी एक तारीख ही हुआ, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य, मतलब किस प्रकार से चाणक्य की मदद से जो है 25 वर्षीय जो है ये चंद्रगुप्त थे, किस प्रकार से जो है नंद को जो है, नंद साम्राज्य को, नंदास को जो है उखाड़ कर फेंकने में, उसके सत्ता को उखाड़ कर फेंकने में कामयाब जो है साबित हुए, और जो अपना परचम जो है बुलंद किया, ठीक है। जलवा अफरूज किस प्रकार से मगध की सिंहासन पर हुए, ये जो है बड़ा ही रोचक है, और इसको जो है इसमें लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ उस समय के सामाजिक और आर्थिक लोगों के क्या परिदृश्य थे, क्या दशा थी, उसके बारे में भी इस किताब में वर्णन है। चलिए अब फॉरेन सोर्सेस में चलते हैं, फॉरेन लिटरेरी सोर्सेस में। ये मेगास्थनीज महोदय है, 305 की घटना है जब ग्रीक एम्बेसडर को सेल्यूकस निकेटर अपने हार जाने के बाद अपनी पुत्री का विवाह तो करवाया ही, हेलेना और कैलेना का, ठीक है, मतलब एक ही पुत्री का करवाया था, हेलेना इसका नाम था, ठीक है। भाषाओं को थोड़ा घुमाया गया है, यहाँ पर देखिएगा, नहीं यहाँ पे नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ऑफ मौर्य उसमें आएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में है, नीचे है। मेगास्थनीज वॉज द ग्रेट एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो बहुत ही ग्रीक एम्बेसडर था, मैंने शायद ग्रेट कह दिया, महान नहीं था भाई ये तो लोकनिया था हिज बुक इंडिका है सर्वाइव ओनली इन फ्रेगमेंट, तो फ्रेगमेंट में ये अभी बचा है, सर्वाइव कर रहा है, किस्तों में बचा है। येट दिस अकाउंट गिव्स डिटेल्स अबाउट द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, और इनकी जो किताबें हैं वो मौर्य के प्रशासन के बारे में बतलाते हैं, विशेषकर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, इसको पाटलिपुत्र कहिए, पटना कहिए, अमीनाबाद कहिए, पटालीग्राम कहिए, सब एक ही हैं, सब एक ही हैं, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए, पटना का पुराना नाम पटालीग्राम था, बिल्कुल टिक मार देना है। अब चलेंगे, ये पटालीग्राम वहीं से आता है जब बज्जी और मल्ल पर जो है वो क्या नाम था उसका, कौन शत्रु उसका नाम था, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि कौन शत्रु जो है उसका नाम था, उसके बारे में बताना है, जो कि अपने बाबूजी के ससुराल ननिहाल पे भी हमला किया था। एंड ऑल्सो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, हिज पिक्चर ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ इज नोटेबल, उस समय के सामाजिक परिदृश्य को जो है, उस समय के समानांतर सामाजिक परिदृश्य को भी उसमें जिक्र किए गए हैं। सर्टेन अनबिलीवेबल मतलब जो विश्वास ना हो, अविश्वसनीय इंफॉर्मेशन, सूचना प्रोवाइडेड बाय हिम हैज टू बी ट्रीटेड विद कॉशन, तो ये कॉशियस था। अदर लिटरेचर के बारे में बात करेंगे अब, बौद्धिस्ट वाला। अपार्ट फ्रॉम दिस 3, अब 3 हमने लिटरेचर आपको बताए, कौन कौन बताए भाई, तो अर्थशास्त्र हमने बताए ना, मुद्रा राक्षस बताए ना, और एक आपको मेगास्थनीज का इंडिका बताया, तो ये 3 हो गया, इसीलिए लिखा गया है। इस 3 इम्पोर्टेंट वर्क के अलावे जो है पुराण
और बौद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्धिक साहित्य जो है, और एज जाटिकास प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द मौर्य। तो जाटिकास टेल्स के बारे में सुना होगा, स्टोरी के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसमें श्रावस्ती की एक महिला का जो एक सॉन्ग है, जीवा जो उनकी पुत्री होती है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो जैनिज्म बौद्धिज्म में हम बताएंगे आपको। एक तो वन शॉट करवा दिए हैं, ठीक है। अब जो हम वन शॉट कराएंगे वो उपेंद्र सिंह की किताब, उपेंद्र सिंह मैम की किताब से जो है आपको बतलाएंगे जैनिज्म बौद्धिज्म, उसमें डिटेल्स में है। जो लोग ऑप्शनल वाले हैं वो लोग ध्यान से उसको देख लेंगे, और वो जब हम वन शॉट करा देंगे आपको जैनिज्म बौद्धिज्म, तो फिर दुनिया की कोई ताकतें नहीं हैं कि आपको जरूरी जानकारी ना ग्रहण करने से रोक सके, ग्रहण करने से रोक सके, ठीक है। चलिए, द साइलोनीज क्रॉनिकल्स, दीपवंशा एंड महावंशा, ये तो यही पता है ना, सिलोन, CYLON, सिंगल द्वीप पता है क्या? पद्मावत फिल्म देखे होंगे, जो पद्मावती से पद्मावत हो गया था, करनी सेना भारी विरोध किए थे। ये वही था अलाउद्दीन खिलजी वाला। मलिक मोहम्मद जायसी जो पद्मावत लिखे थे, और अखरावत और बहुत सारे वत लिखे थे इनके द्वारा, ठीक है। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, तो ये आपने कविताएं सुनी होंगी, तो उसने भी राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी का जिक्र किया था, और वो भी सिंगल द्वीप था। उसी तरह से सिलोन जो है श्रीलंका का नाम है। वहाँ के जो बुद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा 2 साहित्य लिखा गया, दीपवंशा और महावंशा। वो भी प्रकाश डालता है अशोक की भूमिका पर, ऑन द रोल ऑफ अशोकास। किस लिए? तो इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म इन श्रीलंका। अब अपनी बेटी को भेजे थे ना बौद्धि ट्री का डाल लेकर के, तो उनके प्रयास, उनकी भूमिका, जिससे कि श्रीलंका में जो है बुद्धिज्म का फैला हुआ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में वो गड़ा हुआ पत्थर में लिखा हुआ चीज, उससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? जो साक्षात धर्म महामात्य को नियुक्त करके अशोक द्वारा ही लिखवाया गया था। धर्म के विचारधाराओं को अलग अलग क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवाया गया था। और गौरतलब ये हो कि उनके द्वारा जो है उन तमाम क्षेत्रों में, उन तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर जो लोकल समझ रहे हैं, उस आधार पर उनके द्वारा जो है वो इंस्क्रिप्शन जो है, वो एडिक्ट जो है वो लगवाया गया था, ठीक है। जो इंस्क्राइब करके पत्थरों में लगवाया गया था, वैसे धम्म महामात्य के द्वारा। और गौरतलब ये भी हो कि जो भी महत्वपूर्ण शहर थे वहाँ पर बड़े साइज वाले लगाए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि 14 जो है मेजर एडिक्ट जो हैं, और इनमें से तो 2 वही हैं जो कलिंग वॉर से रिलेटेड हैं, ठीक है। कलिंग वॉर, न्यू टेरिटरी वहाँ पर मिला, तो ये इम्पोर्टेंट सिटी में लगवाए गए थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया 1837 में। अब जो लोग भी, वो जो उस समय मैंने बताया था कि कुछ लोग कमेंट में आते हैं और कहेंगे अरे 7 मिनट बचा लिए, 7 मिनट के बाद लेक्चर देखो, तो मैंने वहीं बता दिए हैं। अब मैं नहीं बताऊँगा 1837 में जेम्स ब्रूस ने फिर क्या किया। They are written in Pali language and in some other places प्राकृत was used। तो प्राकृत भी और पाली भी दोनों यूज किया गया। और डाइवर्सिफिकेशन देखिए रिलीजन में, जो सीएम साहब होंगे यानी चंद्रगुप्त महोदय, इनके द्वारा जो है जैनिज्म, तो बिंदुसार चले जाएंगे आजीविकिज्म के बारे में। वो जो मैंने आपको बताया होगा उस समय हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में, बहुत सारे बाबा उभर करके आए और उनसे 3 जो है फेमस हुए, जिसमें कि मेखाली गोशाला आजीविकिज्म वाले, इधर ये गौतम बुद्ध जो थे, ये सिद्धार्थ, ये बुद्धिज्म वाले, और उधर जो आपके वर्धमान महावीर साहब थे वो जैन वाले, ये सारे लोग फेमस हुए थे। जिस प्रकार से आज कुछ बाबा जो है फेमस होते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड फॉर राइटिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है उत्तर पश्चिम भारत। अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर फाउंड इन खरोस्त्री स्क्रिप्ट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख किन किन भाषाओं में से।
मौजूद हैं, किन किन भाषाओं में मौजूद हैं, तो आपको देखना है। खरोस्त्री भी है, पाली भी है, प्राकृत भी है, ब्राह्मी भी है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा अंगिका में भी है क्या, तो यहीं आपको कहना है नो, दिस इज नॉट राइट। तो इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। There are 14 major rock edicts. The 2 Kalinga edicts are found in newly conquered territory. मतलब वही मिला। The major pillar edict were erected in important city. अब जाहिर सी बात है, एक बड़ा वाला होर्डिंग जो है वो कहाँ लगवाइएगा, जहाँ ज़्यादा लोग आएंगे। अब विमल का प्रचार तो वहीं होगा ना जहाँ ज़्यादा लोगों का नज़र पड़ रहा है। बोले जुवा केसरी। There are minor rock edicts and minor pillar edict. अब छोटे छोटे भी हैं। These edict of Ashokas deals with Ashokas धम्मा, ठीक है, धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करने में। साथ ही साथ जो 13वां रॉक इडिक्ट है, आपको ये भी ध्यान देना है कि किस इडिक्ट में। आपको बोल सकता है कि 13वां पिलर इडिक्ट में मिला है, तो आपको बोलना नहीं, रॉक इडिक्ट में मिला है। यदि पिलर हो तो आपको कट कर देना है। ये छोटी छोटी जो है चीज़ें बदल दी जाएंगी और फिर आपको परेशान किया जाएगा। ये लोग यही करते हैं। हिज वॉर विथ कलिंगा, मैंने पहले ये चीज़ भी बता दिया है। पिलर एडिक्ट 7 गिव समरी ऑफ द एफर्ट प्रमोट द धम्मा विद इन हिज किंगडम, अपने साम्राज्य में अपने किस प्रकार से उनके द्वारा प्रयास किया गया धम्म का प्रचार प्रसार करने में, उस प्रयासों के बारे में जो है उस 7वें वाले में जिक्र है। तो thus the Ashokan inscription remain valuable sources the study of Ashokas and Mauryan Empire। चलिए अब हम बात करेंगे वो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्याज के बारे में। चंद्रगुप्त महोदय के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एक आचार्य की अद्वितीय परिकल्पना। अखंड भारत, सबसे बड़ा बल हृदय में होता है ना कि नीतियों में। तो ये सब कह करके चंद्रगुप्त को जो है बड़े ही ठोस बना दिया गया, तक्षशिला में पढ़ाया लिखाया गया और जीवन के 25 वर्षों तक जो है लगातार जो है संघर्ष करवाया गया। और 25 साल बाद जो है पाटलिपुत्र को कैप्चर्ड करवाया जाता है लास्ट धनानंद के लास्ट राजा धनानंद से, ठीक है, कैप्चर्ड करवा लिया जाता है। उसके बाद जो है लग रहा होगा कि कोई हम पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, हम किसी चीज़ का जो है वो नहीं कर रहे हैं, बस रियाज कर रहे हैं। धनानंद इन दिस टास्क ही वॉज असिस्टेड बाय कौटिल्य। तो जाहिर सी बात है, इनके शिक्षक थे, गुरुजी थे, तो इन्होंने ही गद्दी पर बैठवाया। तो लगातार जो है साथ दिया गया, टास्क में असिस्ट किया गया। हु आर ऑल्सो नोन एज चाणक्य और विष्णुगुप्त, जो कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं, चाणक्य के नाम से और कौटिल्य के नाम से। आफ्टर फैमिली स्टेबलाइजिंग हिज पावर इन गंगेटिक, मैंने पहले ही आपको कहा कि गंगेटिक वैली में, गंगाई घाटी में जो है अपनी सत्ता को स्थापित करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, तो ये चले जाते हैं इंडस वाले क्षेत्र में और उस टेरिटरी पर भी कब्जा कर लेते हैं। तत्पश्चात जो है ये कहाँ जाते हैं, ये नॉर्थ की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, साउथ बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, शायद अरे शायद क्या भाई, साउथ ही बोलते हैं। आपको तो पता ही होगा, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है। और सबसे पहले ये भी बता दें, फ्रेंच कार्टोग्राफ ने नक्शा जो है किसी भी पहली बार प्रयास किया था, तैयार किया था, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे जोग्राफर भी आए। देन ही मूव टू सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में बढ़े और नर्मदा नदी के उत्तर में ये लोग अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब सबसे बड़ी घटना इनके जीवन की ये है कि 305 BC में जो है सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का ही एक दाहिना हाथ बायां हाथ जो भी कहिए जनरल था, और उससे लड़ाई होती है और लड़ाई में जो है चंद्रगुप्त महोदय जो है विजेता घोषित किए जाते हैं। घोषित क्या मतलब, हरा दिया गया सेल्यूकस को। अब ये कहते हैं कि भाई एक ट्रीटी साइन कर लो। जाहिर सी बात है कि हर युद्ध के बाद एक संधि साइन की जाती है। अब हमारे देश के राजा हो तो संधि साइन होती है, दूसरे देश वाले राजा हो तो आपको पता ही होगा कि अहमद शाह अब्दाली किस प्रकार से लूट खसूट और बहुत सारे लोगों को मार करके ख़त्म कर दिए। क्योंकि ये कहानी थी कि दिल्ली वासियों को लगा कि आपका जो या क्या इसका नाम था, अरे वही जो 1719 के बाद जो सत्ता पर आया, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, अहमद शाह रंगीला,
ठीक है। तो ये नादिर खान था जो हमला किया था। तो नादिर खान जब हमला किया तो दिल्ली वालों को लगा कि हमारे जो है सुल्तान जीत गए हैं, तो इनके ही सैनिकों पर हमला कर दिए। ठीक है, जब ये नगर में आए तो कत्लेआम ये मचवा दिया था। और हमारे देश के कोई भी राजा हो तो देखिए कितना बढ़िया है कि अब संधि ये लोग करते हैं, हमारे वाले संधि करते हैं, ये नहीं कि उसको खदेड़ करके भगा दे। अब देखिए कि आपके जो ये 1193 और 94 में ही ना तराई की लड़ाई हुई थी। पता नहीं क्या कहानी थी कि पहले बार तो इसके जो चाचा जी थे अस्कंद, इसकी मदद से जो है युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध जीतने के बाद जो ये व्यक्ति था, वो बगल वाला, वो मोहम्मद गौरी था ना, मोहम्मद गौरी, वो क्या किया, उस लाश के जखीरे में सो गया चादर डाल करके। और फिर जब शाम हुआ तो भागने लगा। तो इनके सैनिकों ने देखा, पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों ने देखा कि महाराज ये भाग रहा है। तो ये कहते हैं कि अरे छोड़ दो, हम चेज नहीं करते हैं भागते हुए लोगों पर। तो यहाँ के लोग जो है बहुत सारे प्रिंसिपल को ध्यान में रख कर के युद्ध करते थे। और ये लोग क्या करते थे कि ये लोग साम दाम दंड भेद, मतलब ये लोग का कहना ही था जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। तो यही करते थे, हमारे वाले हर जगह संधि कर लिया करते थे। तो अभी भी वही हाल है, क्योंकि जीन तो वही है ना, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और जाहिर सी बातें होना भी चाहिए। ये लोग तो डिस्ट्रॉयर हैं। अब एक बार देख लीजिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ कहानी है। नादिर था और कौन था, उसके बाद शायद अफदाली आया था। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो हट जाते हैं दिमाग से। तो ये बिल्कुल नादानी नहीं करना है कि आपने ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत पढ़ा दिया। चूँकि हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर करके आपके समक्ष नहीं लाए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं पढ़ाने आए हैं, बस एक संदर्भ दे रहे थे आपको, एक व्याख्यान कर रहे थे कैसा ऐसा हुआ जीवन में। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर किडेड द ट्रांस, तो आर्या, अराकोसिया और जेड्रोसिया जो है ये क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया गया। और साथ ही साथ अपनी बेटी का शादी जो है, अब देखिए यहीं जो है, he also gave his daughter in marriage to the Mauryan prince। मौर्यन प्रिंस कहा गया है, मतलब मौर्य के राजकुमार। मौर्य के राजकुमार नहीं बल्कि इसी को दे दिया गया था। हेलेना इसका नाम था लड़की का। और लड़की का शादी लड़की के पिताजी जो है इनसे कर देते हैं, चंद्रगुप्त महोदय से। अब चंद्रगुप्त महोदय भी अपने ससुर को 500 हाथी जो है गिफ्ट कर देते हैं, लो भाई तुम भी थोड़ा हाथी का स्वाद चखो। क्योंकि यही हाथी के डर से जो है इनके जो पूर्वज थे अलेक्जेंडर, वो भागे थे यहाँ से, इनके सैनिक जो है उल्टे पांव। यूरोप वाले बहुत ही प्रेज करते हैं अपने इस अलेक्जेंडर का। ठीक है, अलेक्जेंडर का खूब प्रेज करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं। करना भी चाहिए, अपने अपने देश वाले सबको ही प्रशंसा करते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कि अपने ही लोगों को जो है गिराने का हमेशा प्रयास करते हैं और देश में उथल पुथल राजनीतिक रूप से करने का प्रयास करते हैं। अपना ही सिक्का इनको खोटा लगता है। अपने ही घर वाले पर ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, पड़ोसी पर बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर वालों पर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता हमारे समाज में है, ये छुपी हुई बातें नहीं हैं। यदि कुछ भी हो जाए समाज में तो घर वाले लाख जतन करते रहेंगे कि भाई हमने ये नहीं किया है, तो अपने ही घर वाले उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, बोले नहीं तुमने ही किया होगा, वो तो बड़े भले इंसान हैं। यदि कोई मजबूत पार्टी हो आगे तब, क्योंकि इनको लगता है इन घर वालों को कि भाई यदि इनको चुप नहीं कराया जाए तो ये तो हमें कूट देंगे। तो कूटने के डर से जो है अपने वाले को अपना सिक्का ही खोटा कर दिए देते हैं। लेकिन यहाँ तो वो भी डर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अपने वाले को हमेशा टांग खींचने पर विश्वास करते हैं। चलिए कोई नहीं, करने दीजिए जिसको जो करना है। ये बड़ी जहाज़ें हैं, बड़ी जहाज़ में छोटी मोटी छेद से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो चलिए, चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म। तो लास्ट में अपने अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त के द्वारा जो है जैन धर्म को ये अपना लेते हैं। तो टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ एंड स्टेप डाउन फ्रॉम द थ्रोन, और अपनी गद्दी से उतर जाते हैं और अपने बेटे बिंदुसार को सब सौंप करके, और ये श्रवण बेलगोरा जो कि मैसूर के निकट है, कर्नाटक में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में जो है भद्रबाहु जो कि जैन साधु थे, इनकी अध्यक्षता में ये वहाँ तपस्या करने लगते हैं।
और तब तक भूखे रह करके मेडिटेशन की मुद्रा में रहते हैं जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो। चलिए अब बातचीत करेंगे हम बिंदुसार की। बिंदुसार के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, और कहानी कहने चलें तो ज़्यादा समय लग जाएगा। वो कहानी वही है, बिंदुसार वो जहर वाला। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कहानी थी। हम सिर्फ क्लू देंगे, खोजना आपको है, संघर्ष थोड़ा आपको करना है। आप यदि ये जहर वाली कहानी यदि नहीं जानते हैं तो आप एक बार YouTube पर किसी भी वीडियो को सर्च करके देख लीजिए। तत्पश्चात जो है आपको हम सिर्फ क्लू दिए हैं, तो उस लिंक के माध्यम से जो है आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगा। हम ही सब कुछ यहाँ बक देंगे, आप कुछ संघर्ष ही नहीं कीजिएगा, आप कुछ खोज ही नहीं कीजिएगा, तो फिर वो आपको याद नहीं रहेगा। सब कुछ एक प्लेट में यदि आप सजा हुआ पाना चाहते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा जो कि संघर्ष करके भोजन प्राप्त करने में है। बिंदुसार वॉज कॉल्ड एज द ग्रीक अमित्र गाथा, मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमी। शत्रु नाशक, कीटनाशक सुना होगा, पेस्टिसाइड सुना होगा, इंसेक्टिसाइड, ये तो एनिमी साइड थे, मतलब शत्रु के नाशक थे। He is said to have conquered the Deccan up to Mysore। ऐसा कहा जाता है कि इनके द्वारा जो है डीप साउथ तक ये लोग गए थे, मतलब मैसूर पर भी अपना आधिपत्य जमा लिए थे। तारानाथ एक तिब्बतन मॉन्क थे, उनके द्वारा कहा गया कि बिंदुसार conquered 16 स्टेट कंप्राइजिंग द लैंड बिटवीन द 2 सी, मतलब 2 सी के बीच जो है 16 स्टेट को कंप्राइज करके उस क्षेत्र पर जो है ये राज कर रहे थे। 2 सी तो यही है ना। बंगाल, अरब। चलिए, साथ ही साथ संगम लिटरेचर जो है आपका, संगम अर्ली मेडाइवल पीरियड जब आप पढ़ने लगेंगे तो उस समय संगम लिटरेचर की बातचीत होगी। कनगी और कोवलन की एक कहानियाँ आपको पता होंगी कि एक पायल के चलते जो है और माधुरी के प्यार के चक्कर में एक व्यक्ति जो है वो मारा जाता है। ठीक है, कनगी के पायल कोवलन की मौत ये देखेंगे आप, अर्ली मेडाइवल आने दीजिए जरा सा। ठीक है, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द मौर्यन एम्पायर अंडर, हम वो वाले नहीं हैं कि अब आप बताइए, हम आप बताइए में ये नहीं बिल्कुल सोच रहे, आप सोच कर चलिएगा कि हमको नहीं पता है, हमको पता है, लेकिन बस आपको क्लू दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं आपके द्वारा भी खोजी जानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो है इसका भी तोड़ लेकर आ गए हैं कि सामने वाले को जानकारी नहीं है तो कह दिया जाता है कि अब आप बताइए। अरे वो आप बताइए, यदि वो कुछ पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको उस चीज़ की जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो अपने बच्चों पर जो है, आज के डेट में एआई को क्यों कोसा जाता है? एआई को इसलिए कोसा जाता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे हैं, वो अपने दिमाग पर, अपने तार्किक क्षमता, अपने बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जा रहा है। वो एक क्लिक करते हैं और उनको वो चीज़ हाजिर हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आपके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे, तब तक जो है आप मजबूत, बलशाली, फौलादी नहीं बनेंगे। एक कविता भी था कि जो जीवन की आग जलाकर आग बना, तूफानी पंजे फैलाए नाग बना, जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, वो युग के रथ का घोड़ा है, और वह जन मारे नहीं मरेगा नहीं मरेगा, यानी कि वो अमर हो जाता है। ठीक है, ये भी एक कविताएं थी। अब देखिए, बिंदुसार महोदय एंटीओकस फर्स्ट के दरबार से एक डेमाचस करके एक यहाँ भी राजदूत आते हैं। वो मेगास्थनीस तो चंद्रगुप्त के दरबार में आए ही थे। ठीक है, अब यहाँ भी एक DIMACHUS डेमाचस, ये जो है एम्बेसडर के रूप में, नामों इन लोग का गजब गजब होता है। डेमाकस क्या है ये, आप एक बार प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा अपने से।
एंटी ऑकस, एंटी चस कहेंगे, एंटी चूस कहेंगे, ठीक है। किंग एंटी चूस फर्स्ट। अब देखिए एंटी ऑकस, ऑचस, एंटी अचस फर्स्ट के दरबार से ये व्यक्ति जो है एम्बेसडर के रूप में आते हैं। बिंदुसार जो है ये लिखते हैं एंटीओकस फर्स्ट को, अरे मीठी वाली शराब भेज देना भैया, ये ड्राई फिक्स भेज देना, यानी कि अंजीर सूखी वाली भेज देना जो कि लंबे रास्ते में ख़राब ना हो, और एक सोफिस्ट को भेज दो, सोफिस्ट, ठीक है, यानी कि एक दार्शनिक को भेज दो। सुने हैं तुम्हारे राज्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, एक विद्वान को भेज दो। तो इनके द्वारा कहा गया कि भाई 2 ख्वाहिश तो हम पूरी कर देंगे, मीठी शराब भेज देंगे, चलो ठीक है, अंजीर भी भेज देंगे, लेकिन बुद्धिमान नहीं भेजेंगे क्योंकि ये हमारे कानून के खिलाफ है, ये हमारे आईन के खिलाफ है। द लेटर सेंट ऑल, जो भी मांगे थी वो पूरी की गई, लेकिन सोफिस्ट को नहीं भेजा गया क्योंकि ग्रीक के लॉ के अनुसार ये निषेध था एक विद्वान को किसी के दरबार में भेजना। बिंदुसार सपोर्टेड द आजीविकाज, मतलब आजीविकिज्म के ये सपोर्टर थे, वही मैं खाली गौशाला वाला। रिलीजियस सेक्ट, ये एक धार्मिक पंथ था, ये इसको सपोर्ट करते थे। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज ए गवर्नर ऑफ उज्जैन, बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को जो है उज्जैन के राज्यपाल बनाकर नियुक्त करते हैं। एक बार ये तक्षशिला में जो है रिवोल्ट भी दबाए थे। अशोका द ग्रेट, अशोका को महान कहा जाता है। ये 273 से 273 से 4 वर्षों तक ये बेचारे संघर्ष करते हैं और 269 ईस्वी में फाइनली इनका कोरोनेशन होता है। कुछ कहते हैं कि अपने 6 भाइयों का कत्ल किए थे ये, कोई कहता है कि 99 भाइयों का कत्ल किए थे ये। तो इन सभी में नहीं पढ़ना है कि कितने का किया था, कौन सा सोर्सेस क्या कह रहा है, बस उसको फॉलो कीजिए। अब जाहिर सी बात हो कि अब कोई आज के डेट के मीडिया अगर न कह दे उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। There is a little information regarding the early life of Ashoka, तो हम लोगों को कम ही जानकारी मिलती है क्योंकि अशोक से जो है उनके बड़े भाई थे और जो राजा बनने वाला होता है उस युवराज के बारे में ज़्यादा चर्चाएं होती है, ठीक है। तो इन लोगों की कोई चर्चाएं नहीं थी, ठीक है, छोटा सा क्या इनका चर्चा होगा। तो इनके शुरुआती जीवन के बारे में हम लोगों को बड़ी कम जानकारी है। ही एक्टेड एज अ गवर्नर ऑफ उज्जैन, उज्जैन के गवर्नर के बारे में जहाँ महाकालेश्वर हैं, जहाँ विकास दुबे पकड़ाया था जी। एंड ऑल्सो सप्रेस द रिवोल्ट इन तक्षशिला, इनके द्वारा जो है तक्षशिला में क्या किया गया था, तो रिवोल्ट को सप्रेस करवाया गया था। मतलब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो है यहाँ पे रिवोल्ट भी भड़क गया था, तो यहाँ पर इनके द्वारा सप्रेस किया गया। तक्षशिला ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसार रीजन देयर वाज एन इंटरवल ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों का जो मैंने बताया है। 269 ईस्वी में फाइनली इनका कोरोनेशन होता है 269 ईस्वी में। देयरफॉर इट अपीयर्स फ्रॉम द अवेलेबल एविडेंसेस दैट देयर वाज स्ट्रगल फॉर द थ्रोन आफ्टर द बिंदुसार डेथ। तो अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद एक लंबा संघर्ष चला। तो इसी ये श्रीलंका वाले क्रॉनिकल्स में जो है दीपवंशा और महावंशा में कहा जाता है कि अशोक कैप्चर्ड पावर। दीपवंशा और महावंशा के अनुसार इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज इसी के तहत जो है कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों का NINETY 99 ब्रदर का जो है इंक्लूडिंग हिज। अब पूछे जा सकते हैं कि इनके बड़े भाइयों का नाम क्यों है, क्योंकि किताब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सुसीमा, तो अपने बड़े भाइयों सहित सुसीमा सहित जो है अपने 99 भाइयों का कत्ल करते हैं और अपने छोटे भाई तीसा वाज स्पेयर्ड। बट अकॉर्डिंग टू त्रिनाथा ऑफ तिब्बत अशोका किल्स ओनली, तो तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा त्रिनाथा के अनुसार अशोक केवल अपने 6 भाइयों का कत्ल किए थे। अशोका एडिक्ट ऑल्सो रेफर्स टू
एक कुएं पर बांस की सीढ़ी लगाकर अपने भाइयों को दौड़ा दौड़ा करके नीचे से आग लगा करके मारने वाले ये थे। His brother acting as officer in his administration. However, it is clear that succession of Ashoka was disputed. However, it is clear that succession of Ashoka was disputed. तो कहा जाता है कि उनके भाई जो है ऑफिसर के रूप में उनके प्रशासन में क्या करते थे, एक्ट करते थे, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था संभालते थे। इसीलिए ये जो कहानियाँ गढ़ी जा रही थी ये बड़ा डिस्प्यूटेड है हिस्ट्री में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका रीजन वॉज हिज विक्ट्रियस वॉर विद कलिंगा इन 261 BC। तो चलिए मेरा ये भी गिर गया, कोई नहीं। तो इनके जीवन की सबसे बड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो कलिंग मतलब उड़ीसा वाला युद्ध 261 BC का। ऑल्दो देयर इज नो डिटेल्स अबाउट द काउज एंड द कोर्स ऑफ वॉर, मैंने पहले ही आपको बताया। द इफेक्ट ऑफ द वॉर वॉज डिस्क्राइब्ड बाय अशोका हिमसेल्फ इन द, अशोका के खुद के द्वारा जो है 13वें रॉक एडिक्ट में बताया गया है। 150,000 मतलब 1.5 लाख लोग जो है 150 के लोग जो हैं प्यारे हो गए थे। टाइम्स दैट नंबर पेरिज्ड एंड मैनी टाइम्स दैट नंबर पेरिज्ड। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग समय में जो है इस प्रकार से खोजें चलती है। तो इतिहास में सब कुछ सच तो नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें बदलती भी रहती हैं। आफ्टर द वॉर ही नेक्स्ट कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर, और युद्ध के बाद जो है कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया गया। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉज डैट, तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा अशोक के जीवन में, उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया, यानी कि अपना लिया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपागुप्ता के प्रभाव से। या याद रखिएगा कि किसके इन्फ्लुएंस से अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो गुप्ता हिंदी और अंग्रेजी ये कैसा हम बोल दिए भाई, गुप्ता, रेखा गुप्ता नहीं, उपागुप्ता, ठीक है, उपागुप्ता के इन्फ्लुएंस में आकर के अशोकाज एंड बौद्धिज्म। अब अशोक के द्वारा बौद्ध पंथ के लिए इतना सारा प्रयास किया गया, तो जाहिर सी बात है कि एक तो टॉपिक आ गया ही अशोक और बुद्धिज्म के अनुसार, अशोक और बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिज कन्वर्सेशन टू बुद्धिज्म वॉज ग्रेजुअल एंड नॉट इमीडिएट। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जो इनका बुद्धिज्म में जो कन्वर्जन हुआ वो धीरे धीरे हुआ, न कि अचानक हो गया। ये नहीं कि ये सोकर जगे और रहने सा हो गया, ठीक है। 1453 वाली कहानी वही इटली वाला, ठीक है। 261 के बारे में अशोका बिकम अ शाक्या उपासका lay disciple and 2.5 years later a bhikshu monk. Then he gave up hunting, और तब जाकर के 2-2.5 साल बाद जो है इस धीरे धीरे जो है अपनाए और वो शिकार करना बंद किए। विजिटेड बोध गया। अब कुछ जो है हमारे नेता महोदय वो तो कहते हैं कि साक्षात जो है बुद्ध से ये मिले थे बोध गया जा कर के, ठीक है। कर चलिए कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। ही अपॉइंटेड स्पेशल, आप लोगों में से भी तो कुछ लोग नहीं है ना कि जो भगवान बुद्ध से इनकी मुलाकात करवा रहे हो। चूँकि अब हो गया होगा, दोनों तो वहीं होंगे तो हो ही गया होगा, लेकिन उस समय नहीं हुआ था जब ये जीवित थे। विजिटेड बोध गया में विजिट करते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड मिशन, और यहाँ से जो है ऑर्गेनाइज करते हैं अपने लक्ष्य को। वही 2 से 6 बजे तक पढ़ना, ये वाला लक्ष्य नहीं, कुछ और लक्ष्य था, विजन कुछ और था। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर, मैंने कहा ना धम्म महामात्राज टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ धम्म। एक मंत्री ही बना दिया जाता है इसी के लिए, ताकि धम्म की जो प्रोग्रेस है वो स्पीड हो जाए। 241 BC में ही विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, वही लुम्बिनी गार्डन
near Kapil Vastu. He also visited other holy places of Buddhism like Sarnath, Shravasti and Kushinagar. तो बौद्धिस्ट सर्किस्ट जो है ये घूमने निकले. He sent a mission to Sri Lanka under his son महेंद्र and daughter संघमित्रा. तो ऐसा पूछा जा सकता है कि उनके बेटी का नाम क्या था, तो संघमित्रा, बेटे का नाम महेंद्र. तो अपने बेटे और बेटियों को मिशनरीज बना करके श्रीलंका की धरती पर भेजा गया और वो वहाँ जा करके प्लांट करते हैं ट्री के ब्रांचेज को, ओरिजिनल बौद्धि ट्री. अशोकास कन्वेंट द थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र इन 240 BC. फोर्थ किसने किया था? कनिष्क ने. तो फर्स्ट और सेकंड किसने किया था ये आप हमको बताएंगे. और 2 काउंसिल आपका जैन का भी हुआ है. जैनिज्म बौद्धिज्म में हमने बताया था वो फर्स्ट और सेकंड काउंसिल जो है, एक तो 5th सेंचुरी AD में, एक कब हुआ था वो आपको बताना है, और एक कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, वो सारी जानकारी जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है. एक्सटेंट ऑफ अशोकाज एम्पायर. अशोक के साम्राज्य का फैलाव. अशोक के इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन है कि साउदर्न मोस्ट किंगडम चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरला पुत्रास एज बॉर्डर स्टेट. तो चोल, पांड्यास, सत्यपुत्रा, केरला पुत्रा ये सभी बॉर्डर स्टेट वाले थे. ठीक है. इस कोड को यदि आप डिकोड कर दिए ना तो ज़रूर है कि हम आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपको देंगे. ये 7883 यदि आप कोड को डिकोड कर देते हैं, ये बॉर्डर से रिलेटेड ही है. डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर है, क्या चीज़ का बॉर्डर है जो है आपको ये डिकोड करना. हम इतना तक आपको क्लू दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना एड्रेस भेजिएगा तो हम आपके लिए कुछ अपने अनुसार जो है गिफ्ट भेजेंगे. ये नहीं कि आप बोलेंगे कि मर्सिडीज हमको भेज दीजिए, वो भेज देंगे, वो नहीं. जो भी हमारी इच्छाएं करेंगी वो आपको हम करेंगे. और ये जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है अगले 10 दिनों तक के लिए ये ऑफ़र है. ये आज 9 जून हो गया, 19 जून तक ये ऑफ़र रहेगा कि इस कोड को डिकोड कीजिए और गिफ्ट पाइए. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाज ऑलरेडी डिमार्केटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. तो आपको पता ही है कि उत्तर पश्चिम वाला जो है फ्रंटियर ऑलरेडी जो है, कुछ लोग ऑलरेडी कहते हैं तो हम भी वही कहेंगे, अच्छा लगता है सुनने में. जैसे कि सिंपल को सिंपुल, प्रिंसिपल को प्रिंसिपुल, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं. ठीक है ना. अंग्रेजी तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है. बस हिंदी नहीं तोड़ जोड़ करके बोलनी चाहिए. Although Ashoka embraced Buddhism and took effort to the spread Buddhism, his policy of Dhamma was still broad concept. It was a way of life, a code of conduct. आचार संहिता नहीं था, कोड ऑफ कंडक्ट था. एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत के सेट थे. टू बी अडॉप्टेड एंड प्रैक्टिस बाय द पीपल एट लार्ज. बहुत सारे लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे थे. हिज प्रिंसिपल ऑफ धम्मा वेर क्लियरली स्टेटेड इन हिज एडिक्ट. तो अपने सिद्धांत को, उस धम्म के सिद्धांत को जो है उस एडिक्ट में साफ तौर पर खुलवा दिया गया था. द मेन फीचर ऑफ द अशोकास धम्मा वाज मेंशन इन हिज वेरियस एडिक्ट मे बी सम एज फॉलो. आप देखिए क्या क्या लिखवाया गया था. सर्विस टू द फादर एंड मदर. अपने माता पिता की सेवा करो. प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, इट मीन्स ही प्रमोटेड द नॉन वायलेंस. लव ऑफ ट्रुथ, रेवरेंस टू द टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव्स. वसुदैव कुटुंबकम. जानवरों की हत्याएं नहीं करो. एंड फेस्टिवल गैदरिंग एंड अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज एंड रिचुअल. तो जो आप रिचुअल कहते हैं, बड़े बड़े भोज आयोजन करते हैं, वो सब जो है वो नहीं करो. वो सारी चीज़ें बताई गई है. एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर एंड द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कॉन्टैक्ट विद पीपल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम्म यात्रास. तो पीपल के साथ कांटेक्ट भी होनी चाहिए धम्म यात्रास की दौरान. ह्यूमैनिटी ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट बाय मास्टर एंड प्रिजनर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल.
इंसानों वाला व्यवहार करो भाई अपने नौकरों के साथ, और यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो अपने कैदियों के साथ। कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स एंड कटसी टू द रिलेशन एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स and courtesy to the relation and the liberty to Brahmins, tolerance among all religions act, सबके साथ कहा जा रहा है यहाँ पर कटसी बरतने के लिए, लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स, conquest through धम्मा instead of conquest through धम्मा, मतलब कहा जा रहा है कि धम्म के विचारों से लोगों के आत्मा को जीतो, ना कि तलवार लाओ और कहो कि ये धर्म अपना लो नहीं तो गला काट देंगे। तो तलवार के दम पर सलवार नहीं बदलवाना है, तलवार के दम पर सलवार नहीं पहनवाना है, ये कहा जा रहा है इनके धर्म के अनुसार। कुछ धर्म के लोग हैं जो कि ज़बरदस्ती करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कितने बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस प्रकार की चीज़ें। धर्म तो तब परिवर्तन होती है जब लोगों में श्रद्धा हो, तुम्हारे धर्म में कुछ अच्छाई नजर आए। तुम्हारे धर्म में ही यदि कूट कूट कर बुराई हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें तलवार के दम पर जो है सलवार पहनवाना ही पड़ेगा जब बुराई हो तभी। नहीं तो लोग तो अपने खुशी से किसी भी धर्म में जाते हैं, भाई नहीं देखो कितना अच्छा धर्म है उसमें हमें जाना चाहिए, इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, ठीक है। अब किसी हम खास धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, यदि आप लोग सोच भी रहे हैं तो ये आपकी नादानी होगी, ठीक है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। यदि बुरा लग रहा है तो सोच लीजिए कि आपके बारे में ही बोल रहे हैं, और यदि बुरा नहीं लग रहा है तो सोच लीजिए किसी अन्य के बारे में बोल रहे हैं। जिसको बुरा लगेगा तो वो तो समझदार खुद भी है, क्योंकि हर एक लोगों के पास अपना विवेक होता है, अपना बुद्धि होता है। उनके पास भी 1400 सीसी का जो दिमाग है तो होनी ही चाहिए। उनको पता चल जाता है कि भाई मेरा ही धर्म जो है इस तरह का है कि ये किया जाता है, तो हमारे ही बारे में बोला जा रहा होगा। तो जाहिर सी बात है, जो समझना है समझे, नहीं समझना है नहीं समझे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब मंत्री महोदय को नहीं पड़ा तो मुझे क्या पड़ेगा। एंड द अदर सिमिलर आइडियाज ऑफ अशोका धम्मास आर आइडेंटिकल विद द टीचिंग ऑफ बुद्धा। मैं बेसिकली जो है न मैं एथनोसेंट्रिक हूँ न मैं जीनोसेंट्रिक हूँ, मैं कल्चरल रिलेटिविज्म हूँ, रिलेट करता हूँ। मैं न किसी के धर्म किसी की संस्कृति को बुरा समझता हूँ अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में, न अपने धर्म अपने संस्कार को जो है दूसरे के परिप्रेक्ष्य में निम्न स्तर का मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ज्योग्राफी के अनुसार जो है सभी का कल्चर, सभी की संस्कृति, सभी का धर्म जो है बटा हुआ है। अशोका wished with his dhamma should spread through all social level. Estimates of Ashoka. Ashoka was the greatest king, surpassing Alexander the Great and Julius Caesar and other renowned emperor of the world. इन सभी की कोई वजूद नहीं थी इनके सामने। According to H.G. Wells, amidst the tens and the thousands of names of the monarch that crowd the column of history, the name of Ashoka shine almost alone a star. हजारों और दसों जो है, दसों और हजारों यदि नाम आते हैं मोनार्क के, मतलब राजा वगैरह के पूरे दुनिया में, पूरे क्राउड यदि हुजूम भी खड़ी होती है तो इतिहास के कॉलम में यदि किसी का नाम चमकेगा तो अकेले अशोक का चमकेगा। यह किसने कहा? H.G. वेल ने। H.G. वेल को मेरा सादर नमन। ये SBI वाला बन गया हाथ क्या? चलिए कोई नहीं, जो भी बने। तो साइन अलोन A star. Ashoka was true to his ideals. वे सत्य थे अपने आदर्शों के लिए। He was not a dreamer but a man of practical genius. वो सपने नहीं देखा करते थे, वो उस सपनों को साकार करने में विश्वास करते थे भाई साहब। His dhamma is so universal that it appeals
टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे। उनके धम्म आज भी मानवता का अपील करते हैं लोगों से। ही वॉज एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री फॉर हिज बेनोवेलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा इनका था राइट, अच्छा इनका प्रशासनिक व्यवस्था था जी, सेकुलर थॉट था जी। ऑल्सो फॉर द फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन इवन आफ्टर हिज विक्ट्री इन द वॉर। जीत के बाद भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे, वो नादिर शाह की तरह पतले आम नहीं मचाते थे। His central ideals was to promote the welfare of humanity। तो उनका जो केंद्रीकृत जो विचार था, उनका केंद्रीकृत जो आदर्श था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना था इंसानियत को। अब चलेंगे लेटर मौर्यास के बारे में भी चर्चाएं करेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा जो करेंगे वो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आर्मी, ये सब के बारे में बात करेंगे, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली 65 मिनट जो है हमारे वीडियो को हो गया है, जो भी हो, लेकिन वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। लेटर मौर्य के बारे में बात करेंगे। 232 BC में जो है अशोक महान की जो है मृत्यु हो जाती है। वाज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द मौर्याज एम्पायर्स इनटू 2 पार्ट्स। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न यहाँ भी हो गया। आपको पता होगा कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिस प्रकार से बटा था, उस प्रकार से भी 2 खंड हो जाते हैं इनके भी साम्राज्य में। द वेस्टर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय कुनाला सन ऑफ अशोका एंड द ईस्टर्न पार्ट वाज बाय दशरथा वंश ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ अशोका। एक बेटा एक पोता। ले भाई, 2 तोप निकल गए और 2 तोप 2 दिशा में चले गए। जाहिर सी बात है कि यदि एक तोप एक ही दिशा में चले तो शक्ति जो है संरक्षित रहेगी और वो दूसरा वाला दूसरे पीढ़ी में इस्तेमाल होता। ड्यू टू द बैक्ट्रियन इन्वेजन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर कोलैप्स्ड। तो पुत्र वाला जो है कोलैप्स हो गया, वेस्टर्न पार्ट वाला, ईस्टर्न रह गया। अशोक के एम्पायर का एक बार मानचित्र देख लीजिए। बैक्टीरियन का हमला हुआ, वेस्टर्न पार्ट जो है कोलैप्स हो गया, ईस्टर्न पार्ट जो है वो रह गया। दो भागों में बटा अशोक का एम्पायर। वेस्टर्न पार्ट में कुनाल है और बैक्टीरियन वाला हमला जो हुआ उससे जो है इनका ये साम्राज्य खत्म हो गया। ईस्टर्न पार्ट पर जो पोते राज कर रहे थे दशरथा, वो रह गया। इन सभी का मैप निकाल करके दीवार पर चिपकाने का कार्य कीजिए। न्यूलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, प्योर न्यूलिथिक, ठीक है, मिक्स्ड न्यूलिथिक, ये सारा मैप जो है, मतलब न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक, ये सारा जो है आपको कर लेना चाहिए। मैप जो है निकाल करके चिपकाना चाहिए, क्योंकि मैपिंग से जब हिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। और मैं बात उसी चीज़ की कर रहा हूँ जहाँ पर आते हैं। Once of his grandson of Ashoka, ठीक है। Due to the Bactrian invasion, the western part of empire collapsed. The eastern part were intact under संप्रति समसंख्या संप्रति successor of Dasarathas. The last Mauryan king was बृहत्रथा जो थे वो आखिरी जो है मौर्य के राजा हुए। who was assassinated by पुष्पमित्र शुंग। उनके ही मिलिट्री कमांडर थे। टुंग ये कर दिया इनका। बृहत का जो है ये कत्ल कर देते हैं पुष्पमित्र शुंग, और यहाँ से शुंग वंश जो है शुरू हो जाता है। शुंग वंश जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, टुंग करने लगता है। चलिए अब मौर्य के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ तक रही। अब इसके बाद जो है हम दूसरे चैप्टर में जो है चर्चा करेंगे यहाँ से क्या हुआ, शुंग के आने के बाद क्या हुआ, शुंगास, कानवाज, ये सभी लोग जो आए, साकास, इंडो बैक्ट्रियन, ग्रीक, तो ये सब जानकारी आपको मुहैया कराई जाएगी दूसरे वीडियो में।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट थे। केंद्रीय सरकार had resulted in the triumph of monarchy in India. Other system like republic and oligarchies, जिसमें फ्यू लोग जो है मिलकर के, रिपब्लिक मतलब तो जानते ही हैं जो हम लोग हैं अभी, that were prevalent in pre-Mauryan India and had collapsed, वो ख़त्म हो गया। ये सभी थे ओलिगार्की, मतलब कुछ संगठन मिल करके, कुछ मतलब संघ मिल करके जो एक रूल किया जाता था वो, और एक रिपब्लिक मतलब एक जो है पूरा गणतंत्र जो है, प्रजातांत्रिक जो है व्यवस्था थी। अदर सिस्टम लाइक रिपब्लिक एंड ओलिगार्कीज डेट वर प्रिवलेंट इन प्री मौर्यन पीरियड, प्री मौर्यन इंडिया, तो मौर्य से पहले ये सब जो था वो कोलैप्स्ड हो गया था। ऑल्दो कौटिल्य द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सपोर्टेड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इनके द्वारा जो है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया गया। ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, तो पूरे रॉयल जो है एब्सोल्यूट ना हो जाए, एब्सोल्यूट पावर उनके पास ना हो जाए, उस पर वो नहीं थे, मतलब वो चीज़ वो जो है सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल एब्सोल्यूट पावर हो जाए, इसलिए वो मतलब इसीलिए वो बांटे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन था पावर में, डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। ही एडवोकेट द किंग शुड टेक द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्ट्री, वो कहे अपने सिद्धांत में कि जो राजा हैं उनको अपने मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, और फिर जो है अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना चाहिए। देयरफॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्री परिषद असिस्टेड द किंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ठीक है, तो एक मंत्री परिषद होना चाहिए। और देखिए मंत्री परिषद आज के भी दौर में सुचारू रूप से चल रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कहा यह जा रहा है ओलिगार्कीज ख़त्म हो गया, ठीक है, रिपब्लिक ख़त्म हो गया, लेकिन मोनार्की जो है इस तरह से चला और मोनार्की को इसीलिए सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर यह भी कहते हैं कि किंग के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके अपने मंत्रियों से मंत्रणा करनी चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से चले। इट कंसिस्टेड ऑफ पुरोहितास, महामंत्रीज, सेनापति एंड युवराज, तो युवराज को भी एक पोस्ट मिलता है, राजपुरोहित, महामंत्री यानी प्रधानमंत्री, महामंत्री, और मिलिट्री कमांडर, सेनापति, और युवराज। देयर वर सिविल सर्वेंट कॉल्ड अमात्यास टू लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए पास्ट IAS थे ये लोग। These officers were similar to the IAS officer of the independent India, अरे ये लाइन तो बाद में ही आ गया। The method of selection of अमात्यास was elaborately given by Kautilya, तो किस प्रकार से उस समय UPSC की एग्ज़ाम होनी चाहिए इसके बारे में कौटिल्य ने बता दिया था बहुत ही विस्तार में, ऐसे ऐसे जो है अमात्य का तुम सिलेक्शन करो। अशोकाज अपॉइंटेड धम्मा महामात्रास टू सुपरवाइज द स्प्रेड ऑफ धम्मा, तो अशोक के द्वारा धम्मा महामात्र को अपॉइंट किया गया था ताकि धम्म को क्या करे, वो फैलाए, धर्म के विचारों को फैलाए। Thus the Mauryan state had a well organized civil services, तो सिविल सेवा वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में थी। मैंने उनको मंत्री बता दिया था, क्या बता दिया हो तो यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी था, समाहर्ता द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, द चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आज कलेक्टर, Samaharta, the chief of revenue department, was in charge of the collection of all revenue in the empire. The revenue comes from the land, irrigation, custom. तो देखिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था, जमीनों से टैक्स, सिंचाई टैक्स, सिंचाई कर, कस्टम ड्यूटी जो है सामानों पर जो लगते हैं, दुकानों पर टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स, माइन पर, पास्चर मतलब चराने पर,
क्राफ्टमैन से भी लाइसेंस फी लिया जाता था भाई। यदि आप पॉटरी बना रहे हैं तो उससे भी लिया जाएगा। तो समाहर्ता याद रखिएगा। एंड फाइन कलेक्टेड इन द लॉ ऑफ कोर्ट, मतलब रेवेन्यू अकाउंट भी था भाई। जैसे कि आप लोग देखते होंगे वर्तमान में जो हमारा बजट पेश होता है, तो एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक रेवेन्यू, मतलब जो रोज के चालान टैक्स, मतलब रोज चालान जो आते हैं, जो रेवेन्यू होती हैं सरकार को रोज, मतलब लाइसेंस फी तमाम चीज़ें, वो रेवेन्यू अकाउंट में रखे जाते हैं। इसीलिए द मेन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्टेट रिलेटेड टू किंग एंड हिज हाउस होल्ड। द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। एक छटांग जो है वो लिया जाता था 1/6, 6 भाग में 1 भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में। द मेन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ स्टेट रिलेटेड टू किंग एंड हिज हाउस होल्ड, आर्मी, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक वर्क, पुअर, रिलीफ, रिलीजन्स इटीसी। तो जो मुख्य जो खर्च थे सरकारों के, जाहिर सी बात है जब हम बड़े तर्ज पर खर्च करते हैं, जिस प्रकार से सरकारें खर्च करती है तो उसको एक्सपेंडिचर कहा जाता है, नहीं तो फिर ऐसे कहा जाता है कि स्पेंड किया हमने। एक्सपेंडिचर से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। चलेंगे आर्मी की ओर। द मौर्याज आर्मीज वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति। ये सेनापति के अधीन था, सेनापति के कंट्रोल में था, वेल ऑर्गेनाइज था, ये नहीं कि भूखा नंगा भी मंगा की तरह करे। द सैलरीज वेर पेड इन कैश, कैश में दिए जाते थे। क्या तो दरमाहा, अरे भाई 1 मिनट, चलो। कौटिल्य रेफर्स टू द सैलरीज ऑफ डिफरेंट रैंक ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। तो कौटिल्य ने यहाँ भी कह दिया है कि मिलिट्री में जो अलग अलग रैंक पर ऑफिसर हैं उनके दरमाहे निम्न अनुसार होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रीक ऑथर प्लिनी, अब यहाँ ग्रीक ऑथर भी आया, इसलिए हम तमिलनाडु बुक को रेफर करते हैं ना। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें ओवरलोडेड है, मतलब बहुत सारे कंटेंट जो है इसमें है, इसलिए हम यूज करते हैं इसको। तो प्लिनी ग्रीक ऑथर के अनुसार जो है द मौर्यन आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख इन्फेंट्री। तो प्लिनी के अनुसार, प्लिनी 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 प्लस नहीं भाई, प्लिनी, प्लिनी कौन थे? तो ग्रीक ऑथर थे। ग्रीक ऑथर ये कह रहे हैं क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा, कि 6 लाख इन्फेंट्री थे, पैदल सिपाही 30,000 कैवेलरी थे, घुड़सवार 9,000 एलिफेंट एंड 8,000 चैरियट, मतलब रथ वाले। इन एडिशनल टू दीज 4 विंग देयर वर द नेवी एंड द ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई विंग्स। तो इन 4 विंग्स में से भी और भी विंग थे, नेवी वाले और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई विंग्स वाले। मतलब ये क्या देखते थे कि किस प्रकार से खाद्य सामग्री पहुंच रहा है, सप्लाई हो रहा है, डिमांड जहाँ से आ रहा है वहाँ तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए भी एक था मिलिट्री, और एक नेवी वाला तो था ही। नेवी मतलब वही पानी वाला, ठीक है। जल सेना, थल सेना, बल सेना। उस समय हवा में चलने वाला एरोप्लेन वगैरह नहीं था भाई, पुष्पक विमान तो था, लेकिन उस समय इन लोगों को पता नहीं था, रावण ने कहीं छुपा दिया था, ठीक है। ईच विंग्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदायक्षास। यदा आद्याक्षास, आद्याक्षास मतलब अध्यक्ष भाई, अध्यक्ष। अंग्रेजी में तो लिखे ही रहेंगे उस तरह से। प्रत्येक जो है विंग एक अध्यक्ष यानी कि सुप्रिटेंडेंट के अंदर होते थे। मेगास्थनीज भी आप कुछ कहेंगे। मेगास्थनीज मेंशंस 6 ब्रॉड ऑफ 5 मेंबर ईच टू कंट्रोल द 6 विंग ऑफ मिलिट्री। ब्रॉड नहीं भाई, बोर्ड। तो 6 बोर्ड थे, 5 सदस्य, और ईच जो है वो कंट्रोल करते थे 6 विंग्स ऑफ मिलिट्री को। मतलब कहा जा रहा है कि 6 विंग थे मिलिट्री के। कौन कौन थे? तो मैंने कहा ही आपको, कैवेलरी था, इन्फेंट्री था, हाथी वाला था, सिपाही हाथी वाला, और घोड़ा वाला, पैदल वाला, और रथ वाला। ये 4 हो गए। और सप्लाई विंग और नेवी विंग, कुल मिलाकर 6 हो गए। तो 6 ठो बोर्ड भी थे। प्लिनी के अनुसार ये था। अब फिर ये मेगास्थनीज भी कुछ कह रहा है। तो ये 6
बोर्ड था, 6 अलग अलग बोर्ड था। जिस प्रकार से कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाया जाता है उसमें 6 लोग 6 मेंबर होते हैं, तो 6 सदस्य 5 सदस्य जो यहाँ पर थे वो 6 बोर्ड थे और सभी ईच जो है कंट्रोल करते थे अपने एक एक विंग को। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, अब कॉमर्स और इंडस्ट्रीज भी था, वाणिज्य और उद्योग, इसके डिपार्टमेंट भी थे। दिस डिपार्टमेंट हैड कंट्रोल द रिटेल एंड द होलसेल प्राइस। देखिए उस समय भी सीपीआई था और उस समय भी डब्ल्यूपीआई था। खैर अब डब्ल्यूपीआई जो है ख़त्म हो गया और अब आ गया है प्रोड्यूसर इंडेक्स, प्रोड्यूसर परचेजिंग इंडेक्स पीपीआई। अब इससे जो है महंगाई मापा जाएगा। पहले डब्ल्यूपीआई में जो है सर्विस ऐड नहीं था, सिर्फ गुड्स ही था, अब सर्विस भी ऐड कर दिया गया है। of the goods and try to ensure their steady supply through its officer called अध्यक्षाज। तो ये भी तय कर रहा था कि सप्लाई बराबर हो, ये नहीं कि महंगाई बढ़ जाए। तो फिस्कल पॉलिसी भी इनके द्वारा मेंटेन किया जा रहा था भाई, जो कि आपके ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के वगैरह के बारे में सुने होंगे कि वो लोग फिस्कल करते हैं और मॉनेटरी जो है आरबीआई वाले करते हैं। इट वाज कंट्रोल वेट एंड मेजर। अब एक स्टैंडर्ड, एक मानक नाप तौल भी था भाई। लेविड कस्टम ड्यूटीज एंड रेगुलेटेड फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड मतलब ये जो टैरिफ वाला कॉन्सेप्ट था कि ये नहीं हो कि बाहर वाले बहुत सारा सामान बेचकर चले जाए और हमारे वाले भूखे नंगे ही रहे, वो सब भी था। जुडिशियल एंड पुलिस डिपार्टमेंट। कौटिल्य मेंशन द एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो कौटिल्य के द्वारा ये मेंशन किया गया था दोनों सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द कैपिटल वाज कॉल्ड धर्माधिकारीन, DHAR, धर्माधिकारीन। ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस सूर्यकांत, तो उस लेवल के अधिकारी को जो है DHARM, धर्मा THIKARIN, अधिकारीन। ठीक है, धर्माधिकारीन। ठीक है, धर्माधिकारीन। हम बार बार इसलिए पढ़ के बता रहे हैं कि याद रहे। जो कैपिटल में बैठते थे, कैपिटल मतलब क्या होता है, बिग कैपिटल मतलब क्या होता है, राजधानी। ठीक है, तो राजधानी में बैठते थे। ठीक है, राजधानी में जो बैठते थे उनको धर्माधिकारीन कहा जाता था। देयर वाज ऑल्सो सबऑर्डिनेट कोर्ट एट द प्रोविंशियल कैपिटल एंड डिस्ट्रिक्ट अंडर द अमात्यास। IAS ऑफिसर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सच एज फाइन, इम्प्रिजमेंट, जेल हुआ था, फाइन मिलता था, मल्टीलेशंस एंड डेथ वेयर गिवन टू द ऑफेंडर। अरे डेथ भी दिया जाता था भाई, कैपिटल पनिशमेंट। टॉर्चर वाज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट ट्रुथ। टॉर्चर भी किया जाता था। ओहो, 3rd डिग्री भी दिया जाता था भाई चोरों को कबूलवाने के लिए। पुलिस स्टेशन वेर फाउंड इन ऑल प्रिंसिपल सेंटर। जो भी प्रिंसिपल सेंटर थे वहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन भी मिलते हैं। और सब कुछ अंग्रेज लोग इसी का कॉपी कर लिया है क्या। और फिर अभी जो वर्तमान में हमारे इंडिया में चल रहा है। बोथ कौटिल्य एंड अशोकन इडिक्ट मेंशन अबाउट द जेल एंड जेल ऑफिसर। तो कौटिल्य और अशोक दोनों के द्वारा जेल और जेल के अधिकारी के बारे में वर्णन मिलता है। द धम्मा महामात्रास वेर आस्क्ड बाय द अशोकास टू टेक स्टेप अगेंस्ट द अनजस्ट इम्प्रिजमेंट। Remissions of the sentence is also mentioned in the Ashoka's inscription. Remission. सेंसस भी हो रहा था, जनसंख्यान गिना जा रहा था, जनगणना। The taking of census was regular during the Mauryan period. The village officials were to number the people along the other details like their caste and the occupation. Caste census होता था, काम धंधा उनका गिना जाता था। They were also to count the animal to each house. अब देखिए कैटल को भी गिना जाता था कि इनके यहाँ कितना पशु है। The census is in the town was taken by the municipal official to track the movement of population, both foreign and indigenous. The data collected were cross-checked by spies. अब देखिए क्या सही है या नहीं,
ये नहीं कि SIR हुआ, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ कोई देखने वाला नहीं आ रहा। अब जो खुफिया विभाग वाले भी लोग हैं यहाँ भी अब IB वगैरह को घुमाना चाहिए भाई, क्या सही है डेटा या नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का घर होता है 5 कमरे का और जब जनगणना करने आते हैं उनको 2 कमरे बताते हैं। ठीक है। द सेंसस अपीयर्स टू बी द परमानेंट इंस्टीट्यूशन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनगणना भी होता था, ये याद रखिए आप लोग। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस के और लोकल प्रशासन किस प्रकार से चलते थे। और प्रोविंस मतलब वही होता है एक सेंटर हुआ उसमें प्रोविंस हुए, प्रोविंस के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ और फिर इससे ही चलते रहता है। फिर पंचायत आता है, म्यूनसिपैलिटीज आता है, नगर निगम। ठीक है। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 प्रोविंस विद देयर कैपिटल एट तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी एंड कलिंग। तो जो पूरे मौर्य के साम्राज्य थे ये 4 राज्य में बटे हुए थे। जैसे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, उसी तरह से इंडिया इज ए यूनियन ऑफ 28 स्टेट एंड डैश 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 यूनियन टेरिटरीज। उसी प्रकार से मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द 4 स्टेट विद देयर कैपिटल एट। तो जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली की राजधानी कहाँ है भाई, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है। तो दिल्ली जो है जिसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, उसी प्रकार से यहाँ भी जो है 4 राज्यों में जो है इनका एम्पायर बटा हुआ था। और एम्पायर बटने के साथ साथ तक्षशिला, उज्जैन, स्वर्णगिरी और कलिंग 4 स्टेट विद देयर कैपिटल। तो इनके कैपिटल एक तक्षशिला थे और यहाँ उज्जैन वाले गवर्नर जो बिंदुसार बनाए ही थे, अशोक को पता ही है। स्वर्णगिरी और कलिंग उड़ीसा, तक्षशिला उधर उत्तर पश्चिम, स्वर्णगिरी भी पता ही होना चाहिए आपको। द प्रोविंशियल गवर्नर वेयर मोस्टली अपॉइंटेड फ्रॉम मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। तो प्रोविंस के गवर्नर जो थे वो मोस्टली अपॉइंट होते थे कहाँ से, तो राजसीय परिवारों से ही होते थे, अपने होते थे। ठीक है। यहाँ भी था क्या, परिवारवाद। They were responsible the maintenance of law and order। वही थे जिम्मेदार किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था को संभालने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। किस लिए, तो साम्राज्य के लिए। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द चार्ज ऑफ राजुकाज। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी राजुकाज। राजू जो थे, राजू ये क्या थे, राजू तो राजू थे या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिले के प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए ये राजुकाज थे। whose positions and function are similar to the modern collector। ये कलेक्टर थे भाई, कलेक्टर थे, रवि कुमार सिहाग जैसे थे। ठीक है। नहीं, नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, नाम नहीं लेना चाहिए। ही वॉज असिस्टेड बाय युक्ताज और सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। क्लर्क लोग सपोर्ट करते होंगे, युक्ताज। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ ग्रामिनी। ये ग्रामनी थे, ग्रामनी साफ साफ आ रहा है, ग्रामनी जो थे ये थे क्या, विलेज को संभालने के लिए। Superior was also called his office his official superior was also called Gopa, who was charge of the 10 or 15 villages। मतलब एक गांव को जब संभालेंगे ग्रामनी, 10 और 15 गांव को मिला करके
ये संभालेंगे गोपा 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 संभालेंगे, ठीक है। बोथ कौटिल्याज एंड मेगास्थनीज प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनी भी बताता है, कौटिल्य भी बताता है। अर्थशास्त्र कंटेंट फुल चैप्टर्स ऑन द रोल ऑफ नागरिका और द सिटी सुप्रिटेंडेंट। नागरिका और सिटी सुप्रिटेंडेंट का क्या रोल होना चाहिए। ही चीफ ड्यूटी वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, तो नियम कानून बनाए रखना चाहिए, ठीक है। मेगास्थनीज रेफर्स टू द 6 कमिटीज ऑफ द 5 members ईच टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। दिस कमिटी लुक्ड आफ्टर द इंडस्ट्रीज, फॉरेनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, trades, manufactures and sale of good, collection of sales tax। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स को देख लेते हैं। लंबा चैप्टर है भाई, स्तूपास वगैरह सब कुछ है, केव्स भी है, यहाँ से डिक्लाइन वगैरह, तो 4-5 पेज और है, पढ़ देते हैं, ठीक है। करना है क्या है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। द मोन्यूमेंट बिफोर द पीरियड ऑफ अशोका मोस्टली मेड ऑफ वुड, देयरफॉर पेरिस्ड। अशोक से पहले जो ज़्यादातर जो महलें बनाई जाती थी, जो संरचनाएं बनाई जाती थी, वो लकड़ियों से बनाई जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये लोग गंगाई भूमि थी, यहाँ पर बहुत सारे जंगल थे और लकड़ी आसानी से मिल जाते थे, तो कहते थे चलो लकड़ी का ही घर बना देते हैं। और लकड़ी का घर बनाने का कारण यह था कि बहुत सारी लकड़ियाँ थी, और इसी वजह से जो है उस समय के हम लोगों को मोनूमेंट नहीं मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लकड़ी कितना दिन चलेगा, सड़ेगा, गलेगा, मिट्टी में मिलेगा, तो कैसे पता चलेगा। इसीलिए जब अशोक के द्वारा जब पिलर वगैरह बनाए जाने लगे तो वो आज भी दिखाई देता है, क्योंकि न पत्थर गलेगा न सड़ेगा, जस का तस वैसा ही खड़ा रहेगा। द यूज ऑफ स्टोन स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोकास। तो पत्थरों का इस्तेमाल जो है अशोक की काल से शुरू होता है। इवन ऑफ द न्यूमरस मोन्यूमेंट ऑफ द अशोकास ओनली अ फ्यू हैव रिमेन्ड। बहुत सारे इनके द्वारा भी मोन्यूमेंट बनाए गए थे, लेकिन बहुत ज़मीन वगैरह के अंदर गड्ढा उड्ढा होगा, भरा गया होगा, कैसे पता चलेगा। हर जगह तो खुदाई नहीं होगी ना, कहीं किसी चीज़ के लिए नाला, नहर, नाली, घर खोदने के लिए जिस प्रकार से कि लाश निकल जाता है ज़मीन के अंदर से, CID वाले को फ़ोन कर देते हैं, उसी प्रकार से कहीं से पत्थर का टुकड़ा निकल गया। आपको पता होगा सुल्तान बुद्धा के बारे में, सुल्तानगंज बुद्धा के बारे में, अंग्रेज़ों ने इसे 1800 और 1900 के बीच में ये खोदा था और ये लेकर चले गए अपने चोर बाज़ार, यानी कि लंदन फंदन गंडन। हिज प्लेस एंड मोनेस्ट्रीज एंड मोस्ट ऑफ हिज स्तूपास हैव डिस्पेयर्ड। बहुत सारे स्तूप जो है उनके डिसअपेयर्ड हो गए, गायब हो गए, अदृश्य हो गए। द ओनली रिमेनिंग स्तूपास इज एट सांची वाले बचे हैं। एंड इस साल सांची से आया था क्वेश्चन ना, सांची और आपका एक अमरावती स्तूप से आया था, कौन सा बड़ा है, तो अमरावती वाला ही बड़ा था। The artistic remains of the Mauryan period can be seen in the following heads। अब देखिए पिलर के बारे में देख लीजिए, पिलर कैसा था। The pillar erected by Ashokas furnished the fine specimen of the Mauryan art। बहुत ही एकदम चिकना किया जाता था उसको। अशोकन pillars with inscription were found in the place like दिल्ली में पाया गया, इलाहाबाद में पाया गया, अब तो प्रयागराज हो गया है, रूमिनदाई, सांची and the सारनाथ। Their top were crowned with figures of animal like lion। मतलब उस पिलर के ऊपर जो है जेकर बाघ के कर जाओ कर ऊपर वाला भेजा जेकर काई। चलिए, तो ऊपर वाला जो था उस पर लायन बना हुआ था, शेर। एलिफेंट एंड बुल, एलिफेंट भी हुआ करते थे ये सूंड वाले, और बुल थे ये सिंग वाले। तो इस तरह के जानवरों के जो है टॉप पर The Sarnath pillars with 4 lions standing back to the back is the most magnificent। ठीक है। The Indian government adopted his capital with some modifications as its state emblem। ठीक है।
अरे स्टेट एम्बलम में नहीं लिया गया है क्या अशोक के पिलर का सत्यमेव जयते? ये कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। और ये जो फिगर है ये कहाँ से लिया गया है? उसी पिलर से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। स्तूपास, ये स्तूपास है, ये रेलिक्स है, यहाँ से परिक्रमा। चलिए स्तूप के बारे में देखते हैं। अशोका बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास थ्रू आउट हिज एम्पायर बट मेजोरिटी ऑफ देम वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द फॉरेन इन्वेजन। बहुत सारे स्तूप बनाए गए थे लेकिन बहुत सारे लोग आए इसको डिस्ट्रॉय कर गए। Only a few have survived. The best examples is the famous Ranchi stupas with massive dimension. It was originally built with bricks, but later enlarged after the time of Ashokas. स्तूप में वही अवशेष रहते हैं, केव्स। तो इसमें भी पूरी कंप्लीट जानकारी नहीं दी गई है। अभी उपेंद्र सिंह की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें जो स्तूपास वगैरह दिया होगा उसमें सब कुछ सही सही जानकारी दिया गया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ऊपर ऊपर से चीज़ें दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पता चलेगा? मान लीजिए कि आप यदि पढ़े हुए इस किताब को तो आप सोचेंगे स्तूपा से सारा क्वेश्चन निकल जाए, तो इसमें सांची दिया गया है। अमरावती कहाँ है? अमरावती से कैसे रिलेट कर पाएंगे इसको? जाहिर सी बात है बहुत सारी किताबें पढ़नी होती हैं। केव्स, केव्स मतलब होता है गुफा। मेरे गाँव में भी है गुफा, ठीक है, और उसमें गुफा में रहते हैं लोग। The caves presented to the आजीविकाज। मेरे प्रोनाउंसिएशन लगातार गड़बड़ा रहे भाई, मुझे ध्यान देनी होंगे। By Ashoka and the son Dasarathas remain important heritage of the Mauryas. The caves presented to the आजीविकाज, ठीक है, आजीविकिज्म जो था धर्म, by Ashokas and his son Dasarathas remain important heritage of the Maurya. महत्वपूर्ण हेरिटेज है भाई। Their interior walls are polished like mirror. आहा, जो उनके आंतरिक दीवारें हैं, उस गुफा के जो आंतरिक संरचना है, जो दीवारें हैं, शीशे की तरह चमका दिए गए हैं, पॉलिश कर दी गई हैं। These were meant to be resident of the monk. और ऐसा माना जाता है कि ये साधुओं को रहने की जगह थे। द केव्स एट बराबर हिल्स नियर बोध गया आ वंडरफुल पीस ऑफ मौर्यन आर्किटेक्चर। तो ये बराबर हिल्स में जो बनी बोध गया में है, वंडरफुल पीस है मौर्यन आर्किटेक्चर के। हमें भी अगले महीने जो है जब बोध गया जाएंगे तो आपको ये बराबर की गुफा ज़रूर दिखाएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको दिखाएंगे ज़रूर। काउज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज, क्या कारण था मौर्य के खात्मे के लिए? मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ उस बारे में जो है आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा कान लगाकर। द काउज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर्स हैव बीन वाइडली डिबेटेड बाय स्कॉलर्स। ये भी डिबेटेबल टॉपिक है विद्वानों के बीच में कि भाई कैसे इनका खात्मा हुआ। गुप्ता वाले के लिए तो कहा जाता है कि बहुत सारे ग्रांट्स वगैरह देने शुरू कर दिए गए थे, ज़मीन वगैरह देनी शुरू कर दी गई थी, धीरे धीरे कमज़ोर हो गया एम्पायर। द ट्रेडिशनल अप्रोच एट्रीब्यूट द डिक्लाइन टू द अशोकास पॉलिसी एंड हिज वीक सक्सेसर। अब जाहिर सी बात है कि तलवार छोड़ करके आप जब कलम और धर्म की नीति पर चलने लगेंगे तो सामने वाला तो मजबूत होगा ही, जो तलवार चलाने के लिए बेताब है। आप तलवार छोड़ दिए हैं, सामने वाला तलवार है लेकर चलेगा ही। तो जाहिर सी बात है कि उनकी पॉलिसी जो थी वेलफेयर, ह्यूमैनिटी, नॉन वायलेंस की, तो इससे भी जो दुश्मन थे ये खड़े हो गए। और साथ ही साथ जो उनके सक्सेसर हुए, जो उनके उत्तराधिकारी वगैरह हुए, बड़ा ही कमज़ोर हुए, आपस में ही बंटने लगे, आपस में ही कटने लगे, आपस में ही मरने लगे। तो क्या होगा? शायद उस ज़माने में वो किसान और लकड़ी वाली कहानी नहीं होगी, बेटा एक लकड़ी को तोड़ो टूट गया, और बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ो तो नहीं टूटा। ये कहानी लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन क्या करें, आज भी तो वही हो रहा है। ये कहानी पढ़ने के बाद भी जो गधा, निकम्मा, निठल्ला, निकारा लोग हैं वो भी छोटे छोटे ज़मीन के हिस्सों के लिए इस तरह लड़ते हैं, खूनी संघर्ष करते हैं कि मानो ज़मीन के अलावा उनके जीवन का कोई और मकसद ही नहीं है। ठीक है, अरे कोई मकसद नहीं है तो हमजा मजारी ही बन जा और चले जा पाकिस्तान, वहीं की ज़मीन को हड़प ले।
और मना कर रहा है, बहुत सारी ज़मीनें वहाँ हमारी पड़ी हुई है, जाके ले ले। It was said that Ashoka's pro-Buddhist policy antagonized the Brahmins who brought about the revolution led by Pushpamitra Shunga. प्रो बौद्धिस्ट पॉलिसी से ब्राह्मण लोग खफा हो गए। पुष्पमित्र शुंग रिवॉल्यूशन को लीड करने लगे। बट अशोका वॉज नेवर एक्टेड अगेंस्ट ब्राह्मण, लेकिन अशोक तो कभी ब्राह्मण के खिलाफ थे ही नहीं। द अशोकाज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस रिड्यूस द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ हिज आर्मी वॉज अनदर चार्ज अगेंस्ट हिम। साथ ही साथ अशोक पर यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि वो जो पढ़ा रहे थे नॉन वायलेंस, तो सैनिक लोग भी नॉन वायलेंट हो गए और अटैक वगैरह से उनका दिमाग हट गया। बट अशोका हैड नेवर slackened his control over his empire despite following पैसिफिस्ट पॉलिसी। तो इसने पैसिव पॉलिसी अपनाने के बावजूद भी वो लगातार जो है अपने साम्राज्य पर नियंत्रण करते रहे, ये भी बात है। Therefore, solely blaming Ashoka for the decline of Mauryan Empire may not be correct, because Ashoka was more a pragmatist than an idealist। ठीक है, तो सब कुछ उनके ही मत्थे मर देना ये उचित नहीं है। There are multiple causes for the decline of Mauryan Empire, such as weak successor, कमजोर उनके उत्तराधिकारी, साम्राज्य का बंटवारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अब्यूज आफ्टर अशोकाज रीजन, प्रशासनिक तंत्र ठीक से नहीं चलना। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स स्पीडेड अप द ब्रेकअप ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड फैसिलिटेटेड पुष्पमित्र शुंग टू ड्राइव अवे द मौर्यन पावर एंड स्टेब्लिश द शुंगा डायनेस्टी। चलिए, शुंग वंश जो है यहाँ से टुंग हो गया, मतलब शुंग डायनेस्टी आ गया। आफ्टर द, अब मैंने बीच बीच में कुछ गाना वगैरह गाया, उसमें कुछ गलतियाँ हो, खामियाँ हो, तो आप वो लोग बख्श दीजिएगा भाई साहब आप लोग, क्योंकि हम कोई गायक वगैरह नहीं है। ठीक है, हम बस थोड़ी थोड़ी जो है क्लास को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए। 101 मिनट हो गया, ओहो, हम तो मिनट सेकंड को भी गिनते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई चैनल को विजिट नहीं करेगा। खैर, करे या ना करे वो उनकी सोच है, हम तो नित्य जो है वन शॉट लाते रहेंगे। द लिटरेरी एंड द एपिग्राफिकल सोर्सेज ऑफ द स्टडी ऑफ द मौर्याज, द एक्सेशन ऑफ द चंद्रगुप्त, सॉरी एसेशंस ऑफ द एसेसिनेशन नहीं, एसेशन, ठीक है, ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज अचीवमेंट। बिंदुसार, ये सब हम लोगों ने क्या किया, ये सब आउटकम है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया। क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। कलिंग वॉर से 13वें एडिक्ट में द लैंग्वेज मोस्टली एम्प्लॉयड इन द एडिक्ट ऑफ द अशोकाज वॉज ब्राह्मी। द अशोकन एडिक्ट वेर फर्स्टली डिसपेयर्ड बाय 1837 में जेम्स प्रिंसेप। द लास्ट मौर्यन ब्रियरथ अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गुप्ता साहब, रेखा गुप्ता नहीं, उपा गुप्ता बोला था। द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम अशोकन पिलर। धर्म महामात्र कौन था? धम्म महामात्रा, स्प्रेड ऑफ धम्मा। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को नागरिका। गोपा कौन था? समाहर्ता, रेवेन्यू। गोपा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब 10-15 गांव मिला करके गोपा करते थे, सोपा। गोपा को इन्होंने था सोपा, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र टेल्स अबाउट द वॉर एंड डिप्लोमेसी। अरे भाई गलत है, कॉन्सिल मिनिस्टर के बारे में कौन बताएगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस वॉज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ड्रामा। बिल्कुल सही है। The Indica was written by the Megasthenes, give details about the Kaling War. हमने कब से कहा था, ये इंडिका वही है
जो सागर थी वो तिलंदी इंडिका चला वाला नहीं, बल्कि ये इंडिका वो है जो चंद्रगुप्त के समय में ये मेगास्थनीज आए थे और इंडिका लिख कर गए। चंद्रगुप्त के समय में ये मेगास्थनीज आ रहे हैं और इंडिका लिख रहे हैं। आपकी अपनी सोच होना चाहिए, एक सामान्य, एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये कलिंग के बारे में क्यों लिखेंगे। अशोका एडिक्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका एडिक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। हम तटस्थ रूप से खड़े हैं, हम एम्पायर को चला रहे हैं और हम ही लिख दें क्या हमारा एम्पायर का खात्मा कैसे हुआ। कुछ भी भाई। चलिए ट्रू और फॉल्स बताइएगा, ट्रू और फॉल्स। मेरे एक शिक्षक थे, वो फॉल्स को फॉल्स बोलते थे। ट्रू और फॉल्स। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम अ फॉलोअर ऑफ बौद्धिज्म एट द एंड ऑफ हिज रीजन। क्या भाई बता रहे हो? चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन अपनाया था ना, ये बौद्धिज्म कब अपना लिया? तमिलनाडु वॉज इंक्लूडेड इन द मौर्यन एम्पायर। अरे भाई मैसूर, संगम लिटरेचर के अनुसार। अशोका प्रेजेंटेड केव्स टू द आजीविकाज। हाँ, यस। पुष्पमित्र शुंग पुट एन एंड टू द मौर्यन रूल। बिल्कुल। राइट अ शॉर्ट नोट। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में भी हम बता दें क्या? 15 गो था, 3 पार्ट था, 180 चैप्टर था। फर्स्ट पार्ट में काउंसिल मिनिस्टर के बारे में था, सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में तो डिप्लोमेसी और वॉर के बारे में था। तो सेकेंड पार्ट के बारे में क्या था वो आप बताएंगे या हम ही बता देते हैं? सिविल और क्रिमिनल वाला कानून। बिंदुसार के बारे में बताइए, क्या आप नहीं बता पाइएगा क्या? 298 से 273 तक ये गए बेचारे, इन्होंने क्या किया? तो मैसूर पर को नेक्स्ट कर लिया, आजीविकिज्म को इन्होंने फॉलो किया। कलिंग वॉर के बारे में नहीं बता पाइएगा, 261 BC में हुआ था, अशोक के द्वारा किया गया था, 13वें रॉक एडिक्ट में लिखा गया था। 150 के जो है सब्सक्राइबर नहीं बल्कि लोग जो है मारे गए थे। मेगास्थनीज के बारे में नहीं बता पाइएगा कि सेल्यूकस निकेटर के हार के बाद 305 BC में ये लोकनिया के रूप में आए। ठीक है, लोकनिया जो बिहार के होंगे उनको पता होगा। ब्रीफली 100 वर्ड में डिस्कस करना। राइट एंड नॉट ऑन अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अरे इनको बारे में नहीं बता पाइएगा कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडस रिवर के और इधर सेंट्रल इंडिया में नॉर्थ ऑफ नर्मदा पर इन्होंने अपना आधिपत्य परजम फहराया। मगध पर जलवाफरूज हुए 25 साल की उम्र में। ठीक है, चाणक्य की मदद से ये सब लिखेंगे भाई आप लोग। मेंशन द एफर्ट टेकन बाय अशोकास फॉर द स्प्रेड ऑफ बौद्धिज्म। 7वें रॉक एडिक्ट पिलर एडिक्ट में लिखा गया है। बहुत अपने बेटे महेंद्र और बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा, बौद्धेट्री का ब्रांच, ये सब इतना एफर्ट लगाया भाई, एफर्ट नहीं बता सकते क्या? एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्यन आर्ट। पिलर कितना खूबसूरत, उसके ऊपर शेर, बुल, हाथी, पॉलिश वाला केव था, ये सब नहीं बता पाएंगे। एनालाइज द काउज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं अशोक को, वीक सक्सेसर लिखेंगे। और क्या हुआ था? वेस्टर्न ईस्टर्न वाला कॉन्सेप्ट 2 भागों में बांट दिया गया। गिव एन अकाउंट ऑफ अशोका अचीवमेंट इन द पॉलिसी ऑफ धम्मा। राइट ए डिटेल्स अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों लिखना है क्वेश्चन। पोस्ट मौर्यन एम्पायर, सुंगास कानवास लोग आएंगे, इनके कारवा आएंगे। चलिए अब क्लास को हम फाइनली ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू फेल दिस वीडियो इज़ बेटर फॉर यू, दिस वीडियो इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, देन आई होप कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चूँकि हमारा सब्सक्राइबर 4 ही है, 4 से आप 400 करेंगे, ये मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी अभिलाषा है और मेरा आपसे तमन्ना है। ये तमन्ना है मेरी। चलिए, टोटल जो है वीडियो के लेंथ जो है 1 घंटे 9 मिनट
4-10 सेकंड होंगे, मतलब 10-12 सेकंड होंगे वीडियो ख़त्म करते करते। सो थैंक यू सो मच for watching this video. I hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you, then I want your support, guys, because without support my motivations not go on peak. Okay, so thank you so much, guys. I will meet you in the next one short video. Thanks a lot. और ये देखिए स्क्रीन का ये टाइम वगैरह जो है वो आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना एडिट करने का फुर्सत नहीं है कि भाई एडिट करके आपको, हम नेचुरल वे में ही आपको ट्रांसफ़र करेंगे। ये एडिट करने का मेरे पास फुर्सत नहीं है। जो भी हमने पढ़ाया, जैसा भी हमने पढ़ाया, जिस तरह से हमें आता है वो हमने साफ साफ नेचुरल वे में आपको बता दिया। क्योंकि आपको पता है कि हम कोई कट छट भी वीडियो में नहीं लगाते हैं, कोई एडिट नहीं होता है हमारे वीडियो में। जो है साफ तौर पर जाएगा, जितनी मुझे जानकारी है उसको प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जो मुकम्मल तौर पर जो बातें हैं लिखी हुई किताबों में उसके आधार पर आपको बताते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास ब्लैक या वाइट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए हम जो है आपको नोट्स जो है, चूँकि यहाँ पर यदि आपको स्क्रीन के पीछे से नोट्स भी लिखवाए तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है, तो बेहतर संसाधन होती हैं तो फिर ठीक से करवाया जाता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आने वाले समय में वो सब कुछ करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, और जाहिर सी बात है कि आपको जलवा अफरूज करवाएंगे प्रत्येक सरकारी पोस्ट पर। थैंक यू सो मच गाइज।